हेलो एवरीवन। वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैंने जो महा ट्रांसको के लिए सीरीज स्टार्ट की थी, सिलेक्शन सीरीज फॉर द महा ट्रांसको, तो उसी का पार्ट नंबर नेक्स्ट लेके आने वाला हूँ। तो इस सेशन में हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, और विच इज नथिंग बट यूर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ऑप एम्प, राइट। तो इससे पहले जितने भी मैंने सेशन आपको बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पर दिए हुए, वो सभी आपने देख लिए होंगे, और इस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। और आप सभी को पता है कि जो सेशन में देता हूँ उसके पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलते हैं। तो बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल का हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी है, तो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा, तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारे बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के चैनल को ये सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहे और आप कोई भी सेशन मिस ना करो। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं अपने बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो दिस इज माय नेम बेसिकली, आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट प्राइस क्रैक की हुई है 18, 19 एंड 20। एंड मेरा सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांस को, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को। ये तो हुआ सिलेक्शन, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। Apart from this, I am a gold educator as well as a silver educator in one of the e-tech company of the Bangalore. And मेरा अगर मैं एजुकेशन के बारे में बता दूं तो मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महा ट्रांसको, एंड स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूँ तो इन एचवीडीसी सेक्शन। ओके, एचवीडीसी में मैं अभी एज एन असिस्टेंट इंजीनियर करके काम कर रहा हूँ। ओके, तो ये मेरा एकदम शॉर्ट में इंट्रोडक्शन रहा। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, मेरे कोई भी पेड बैचेस नहीं है। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था कि सर यू आर अ वर्किंग पर्सन, और आप क्यों सर इतने सब चीज़ें दे रहे हो। तो मैं ये सभी चीज़ें फ्री में दे रहा हूँ। यहाँ पर मेरे कोई भी पेड बैचेस नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। मैं कोई भी पेड बैचेस नहीं लेता, जो भी कंटेंट मिलता है वो सब चीज़ें आपको यूट्यूब पर मिल जाती है। ओके, तो ये पहले क्लियर कर दिया मैंने। ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज द बेसिकली द नेक्स्ट थिंग इन आवर पीपीटी। so as I said, our topic is related to the our operational amplifier, right। तो इसके बारे में हम कुछ चीज़ें ब्रीफ में देखेंगे, क्योंकि ये सेशन थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो सेशन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। ओके, तो नाम क्या है हमारे टॉपिक का? ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ऑप एम्प, राइट, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ऑप एम्प। तो ये सभी को पता है कि ऑप एम्प इज नथिंग बट फुल फॉर्म उसका होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता क्या है? बेसिकली इट इज अ डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर होता है। यस, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर होता है, जिसमें आपके पास हाई वोल्टेज गेन होता है। ये इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटेड चीजें मैं करता हूँ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपको किसी ने पूछा कि बता भाई ऑपरेशनल एम्पलीफायर है क्या, तो आप बोलोगे इट इज अ डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर हैविंग द हाई वोल्टेज गेन। यस, और जो मोस्ट फेमस आपके पास जो ऑप एम्प है ना, वो आपके पास कौन से आईसी में अवेलेबल होता है? तो दैट इज नथिंग बट IC741, जो आपने लैबोरेटरीज में हमेशा यूज किए रहेंगी। मैंने तो कई बार मेरे लिए इंजीनियरिंग लाइन में लाइफ में इसको यूज किया था, राइट। दिस अ वेरी फेमस बेसिकली IC741, दैट इज नथिंग बट योर फेमस ऑप एम्प। ये आईसी बहुत फेमस है। और जो आपके पास IC741 ऑप एम्प है, यह हमारे पास जनरल पर्पस ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी है। इसका नाम भी मतलब आपको पता होना चाहिए कि IC741 जो होता है आपके पास, दैट इज नथिंग बट अ जनरल पर्पस ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अगर मैं इसके पिन डायग्राम की बात करूंगा बेटा, तो इस तरीके से है, क्योंकि पिन डायग्राम से एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, राइट। तो पिन डायग्राम में देखोगे तो इसको कितने पिन होते हैं तो काउंट करना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस वाले आईसी में आपके पास टोटल 8 पिन होते हैं बेटा, याद रखना। जिसमें से जो फर्स्ट नंबर की पिन होती है उसको बोलते हैं हम ऑफसेट नल। देन होता है एक इन्वर्टिंग इनपुट, देन होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, देन -V। एंड यहाँ पर क्या रहेगा? ऑफसेट। अगेन आपके पास आ जाएगा आउटपुट मिलेगा V पॉजिटिव V, एंड यहाँ पर आ जाएगा नॉट कनेक्टेड। ओके, तो इसमें एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि IC741 की कौन से नंबर की पिन नॉट कनेक्टेड होती है, तो आपको बोलना है 8 नंबर की पिन नॉट कनेक्टेड होती है। या फिर आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताओ उसके इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग वाले आईसी के कौन कौन से पिन होते थे, उनको आपको बोलना है
जो इन्वर्टिंग होती है वो 2 नंबर की है, नॉन इन्वर्टिंग जो रहेगी वो आपके पास 3 नंबर की रहेगी। तो ये आप बोल सकते हो। ओके, आउटपुट आपका 6 नंबर से लिया जाता है। एंड जो प्लस वीसीसी एंड माइनस वीसीसी आप देते हो, तो प्लस वीसीसी 7 को दिया जाता है, माइनस वीसीसी आपके पास -4 को आपको आपके पास दिया जाता है। तो दिस इज अ बेसिक पिन डायग्राम ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एक बार एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये पिन डायग्राम भी यहाँ पर रखी हुई है, राइट। अगर इस ऑप एम्प को अगर आप देखोगे जो यहाँ पर छुपा हुआ है, इसको अगर मैं थोड़ा सा झूम करके यहाँ पर लेके आऊँ, तो ये क्या रहा हमारे लिए, तो ये हमारा प्यारा सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसमें से काम वाली चीजें आपके पास बेटा ये टर्मिनल है, 1 2 3 4 एंड 5, बराबर। तो बेसिकली कभी कभी ऐसे भी बोल देते कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज बेसिकली 3 टर्मिनल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके पास ऐसा बोला जाता है कि 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, 2 इनपुट और 1 आउटपुट। एंड ये आपके पास 2 पोर्ट जैसा काम करने लगता है। कैसे काम करने लगता है भाई, 2 पोर्ट नेटवर्क का एक एग्जांपल है आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, बट अगर मैं इसमें थोड़ा सा नॉमिनेशन की बात करूँ कि आपके पास V प्लस क्या है, तो V प्लस इज नथिंग बट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट बोला जाता है। देन आपके पास जो V माइनस होता है बेटा, इसको आप बोलते हो इन्वर्टिंग इनपुट। एंड ये V आउट इज नथिंग बट यूर आउटपुट वोल्टेज, या फिर आप बोलोगे आउटपुट। प्लस VCC या फिर इसको प्लस VS भी लिखा है, और माइनस VS इज नथिंग बट अ पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज, एंड दिस इज नथिंग बट अ नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज, और ये DC रहेगा, राइट। तो ये आईसी को ऑपरेट करने वाला वोल्टेज याद रखना, दिस इज नॉट अ इनपुट फॉर द आईसी, दिस इज अ वोल्टेज विच इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द आईसी, और वी कैन सी टू फंक्शंस द आईसी, सॉरी फंक्शन द आईसी। आईसी को फंक्शन करने के लिए जो सप्लाई लगता है, डीसी सप्लाई, वो हमारे पास प्लस वीसीसी माइनस वीसीसी से हम प्रोवाइड कर लेते हैं। नॉर्मली आपके पास 15 वोल्ट होता है प्लस माइनस डीसी, या तो आप 10 भी बोल सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपके पास आईसी कौन सी है, राइट। और एक बार आपके एग्जाम में बेटा ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो इसलिए मैंने डायग्राम लिखी है कि भाई बताओ ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कितने नंबर ऑफ स्टेजेस होते हैं। तो अगर आपको कभी पूछा कि टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस अगर आपके पास किसने अगर पूछा बेटा आपके ऑप एम्प में, राइट, तो आपको क्या बोलना है, सर ये होंगे आपके पास 4। अब ये 4 कौन कौन सी, एक होता है बेटा इनपुट स्टेज, दूसरा होता है आपके पास इंटरमीडिएट स्टेट, तीसरा होता है लेवल शिफ्टिंग स्टेज, एंड लास्ट होता है आपके पास आउटपुट स्टेज, राइट। तो इसमें आप बोलना कि यहाँ पर क्या क्या बोलोगे बताओ। लेट मी यूज द थोड़ा सा विड्थ लिखता हूँ मैं इसका, सो दैट टाइम हमारे पास बर्बाद ना हो। थोड़ा फास्ट सेशन लूंगा मैं, आई नो, बट आपका समय बचाने के लिए ले रहा हूँ। ओके, तो ये होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, दूसरा होता है इन्वर्टिंग इनपुट। ये किसको दिया जाएगा, इनपुट स्टेज के लिए। ये किसके लिए दिया जाएगा बेटा, आपके इनपुट स्टेज के लिए। और इनपुट स्टेज में क्या होता है, ये आपको याद रखना है कि जो इनपुट स्टेज होती है सर, उसमें एक ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। गेटिंग माई पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना कि इनपुट स्टेज में क्या होता है। तो आपको बोलना है ड्यूअल इनपुट, ये 2 इनपुट है ना, बैलेंस्ड आउटपुट, यहाँ पर एक बैलेंस्ड आउटपुट मिलेगा, एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है इसमें, यस। एंड इंटरमीडिएट स्टेट में क्या रहेगा, एक डुअल इनपुट, ये देखना ये 2 इनपुट है। अनबैलेंस्ड आउटपुट, इसका आउटपुट जो रहेगा यहाँ पर ये अनबैलेंस्ड होगा, एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, राइट। और लेवल शिफ्टिंग स्टेज में क्या रहेगा, इमीटर फॉलोवर रहेगा विथ कांस्टेंट करंट सोर्स। यहाँ पर एक इमीटर फॉलोवर होता है, एक कांस्टेंट करंट सोर्स है। एंड लास्ट स्टेज में एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि बताओ आउटपुट स्टेज में आपके ऑपरेशन एम्पलीफायर के लास्ट स्टेज में, दैट मीन्स आउटपुट स्टेज में क्या होता है, तो देयर विल बी अ कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर पूछा गया, याद रखना, ये आउटपुट स्टेज में क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है। आउटपुट स्टेज में आपके पास क्या होता है आपके ऑप एम्प के, तो आपको बोलना है पुश पुल एम्पलीफायर होता है। तो ये बस आपको ध्यान में रखना है बेटा, ये 4 स्टेज। एंड देखना कि कहाँ कहाँ पर आपके पास बैलेंस्ड इनपुट है, कहाँ कहाँ पर अनबैलेंस्ड है, कहाँ पर इमीटर फॉलोवर है, और कहाँ पर आपके पास पुश पुल एम्पलीफायर है। ओके, तो जिसको नहीं समझ में आ गया होगा एक बार देख लेना, यहाँ पर पढ़ाने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई इंजीनियरिंग को तो पढ़ा नहीं रहा, तो इतने आराम से मैं आपको समझा दूंगा। हाईलाइटेड चीज़ों को मैं बता रहा हूँ कि इनपुट में आपको याद क्या रखना है, ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। ओके, एंड यहाँ पर क्या रहेगा, ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। और यहाँ पर इमीटर फॉलोअर होता है लेवल शिफ्टिंग स्टेज में। एंड लास्ट स्टेज में आपके पास पुश पुल एम्पलीफायर होता है, कैसा, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। गेटिंग, तो ये 4 स्टेज याद रखना इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको पूछा जा सकता है, या फिर आपको ऐसा भी बोला जाता है कि बताओ
कि आपके पास इनपुट स्टेज के बाद कौन सा स्टेज आता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, तो आपको बोलना है सर इंटरमीडिएट स्टेट, या फिर आपको ऐसा बोला जाएगा इंटरमीडिएट स्टेट से पहले कौन सा स्टेट है, तो आपको बोलेगा, आप बोलोगे इनपुट, या फिर आप बोलोगे कि इनपुट इंटरमीडिएट स्टेट के बाद में कौन आएगा, तो लेवल शिफ्टिंग स्टेज, या फिर उसके पहले पूछा तो आप क्या बोलोगे, इंटरमीडिएट स्टेट आएगा। या फिर आपको ऐसा बोला जाएगा कि बताओ लेवल शिफ्टिंग स्टेज के बाद कौन सा स्टेज आता है, तो आप बोलोगे आउटपुट, या फिर आपको ऐसा बोला जाएगा कि बताओ आउटपुट स्टेज से पहले जस्ट कौन है, तो आप क्या बोलोगे, लेवल शिफ्टिंग स्टेज। गेटिंग माय पॉइंट। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे ना, ये आपने डिसाइड करने चाहिए। ऐसा नहीं कि सर क्वेश्चन से हम डिसाइड करेंगे, नहीं, थ्योरी से आप क्या क्वेश्चन बना सकते हो ये अगर आप सीख लेना तो एग्जाम निकालना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, लेट्स सी द व्हाट आर द बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग टू योर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, नॉट डिफरेंशियल, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, या फिर हम बोलेंगे पैरामीटर होते हैं। तो अगर मैं ओपन लूप गेन, वोल्टेज गेन की बात करूंगा बेटा आपके आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, तो आइडियली बेटा इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ना, ये चीजें पूछी जाती है कि बताओ भाई आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन कितना होता है, ओपन लूप गेन कितना होता है, तो आपको बोलना है सर इनफाइनाइट, ये आइडियली। बट बेटा अगर आप प्रैक्टिकली बात करोगे, देखना मैंने कलर भी चेंज करके रखा है, तो ये बेटा ये प्रैक्टिकली है। ओके, तो जो रेड कलर में रखा है मैंने यहाँ पर, दिस वन, दिस इज नथिंग बट योर आइडियल, ये आइडियल है और ये प्रैक्टिकल है, तो दोनों चीजें मैं अलग से पीपीटी ना बनाते हुए एक साथ ही लेके आया हूँ। तो इनपुट वोल्टेज गेन आइडियली इनफाइनाइट रहेगा, बट अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली तो इट इज 10⁻⁶। ओके, 10⁻⁶ होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, या फिर आप बोलोगे हाई होता है। वैसे अगर आप इनपुट रेजिस्टेंस की बात करोगे तो इनपुट रेजिस्टेंस आपके पास इनफाइनाइट होता है आइडियली, बट प्रैक्टिकली देखोगे तो 1 मेगा ओहम से लेके 2 मेगा ओहम के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है। ओके, अब मुझे एक चीज बताना, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास बेसिकली इनपुट रेजिस्टेंस होता है बेटा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर अगर इनपुट रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू अगर इनफाइनाइट है, तो बस मुझे थोड़ा सा समझाते हुए बताना कि क्या यहाँ से कोई भी करंट अंदर जा पाएगा, इनफाइनाइट अगर रेजिस्टेंस रहेगा। अब इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट ना, पता है ना कि जहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट मतलब यहाँ पर ओपन सर्किट होगा। गेटिंग, तो अगर ओपन सर्किट में मतलब ये वाला करंट अगर मैं इधर से पास करूँ तो आप क्या बोलोगे सर, जीरो, 0 एम्पियर का करंट रहेगा ना, या फिर मैं इधर से भी करूँ कोई करंट पास करूँ तो आप वो भी कितना बोलोगे आप, सर 0 एम्पियर। इसीलिए मैंने यहाँ पर बोला बेटा कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपके पास जो इनपुट करंट होता है, मतलब इन्वर्टिंग करंट, या तो आप बोलोगे नॉन इन्वर्टिंग करंट, इसको ऐसा बोला जाता है, दिस इज इन्वर्टिंग एंड दिस इज अ नॉन इन्वर्टिंग करंट। ये इन्वर्टिंग है क्या है, नॉन इन्वर्टिंग क्या, हम देखेंगे। तो ये आपके पास कैसे होते हैं, 0 0 होते हैं। वाई, बिकॉज इन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, और इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब वहां पर ओपन सर्किट जैसा आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर बिहेव करेगा, तो उसमें उस एम्पलीफायर में इनपुट करंट दोनों के दोनों इन्वर्टिंग एज वेल एज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर करंट आपको जीरो देखने को मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस, इसीलिए मैंने बेटा यहाँ पर लिखा है कि I1 एंड I2 आर इक्वल टू 0। यस, ये पता है ना आपके पास, जहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जहाँ पर पॉजिटिव होता है इसको बोलते हैं हम सर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ओके, NIV, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। गेटिंग माई पॉइंट? यस। अब उसके बाद आउटपुट रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे, तो आउटपुट रेजिस्टेंस अगर आप आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करोगे बेटा, तो वो होता है 0। पूरी चीजें मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ये कैरेक्टरिस्टिक है भाई। और देन अगर मैं आइडियली उसके आउटपुट प्रैक्टिकली उसके आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करूंगा, दैट विल बी अ लाइज इन बिटवीन 50 से लेके 100। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 50 से लेके 100 के बीच में वो लाई कर लेता है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, हैज द आउटपुट of the operational amplifier is independent of the load resistance। क्यों, क्यों, देखो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शायद ही आपको कभी पता रहेगा कि ये आपके पास सपोज ऑप एम्प का आउटपुट रेजिस्टेंस है, 2 मिनट के लिए समझ लो कि यहाँ पर ऑप एम्प का आउटपुट रेजिस्टेंस है, राइट। और इसके साइड में मैंने क्या लगा दिया पता है, यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, दिस इज माई RL। और आइडियली मैं बता दूं तो इस आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इसकी वैल्यू कितनी है बताओ, आउटपुट की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 0 ओहम। तो 0 ओहम मतलब ये कितना हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा ना।
अब यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा तो इस लोड रेजिस्टेंस का कोई मतलब रहेगा क्या? नहीं, ये शॉर्ट होने पर इसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा, इसलिए हम बोलते हैं आउटपुट ऑफ द आइडियल ऑप एम्प इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस कितना भी हो जाए, ये शॉर्ट सर्किट जैसा ऑप एम्प का ही आउटपुट जीरो होने की वजह से इसका डोमिनेंस कुछ भी नहीं रह जाता, या फिर हम बोलेंगे उसको बाईपास कर देगा। तो इससे उसका आउटपुट के ऊपर कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। मतलब अगर आपका आउटपुट वोल्टेज सपोज आपके पास 10 वोल्ट है, सपोज व्हेन आर एल की वैल्यू सपोज आपके पास 1 किलो ओम है, और आपने आर एल की वैल्यू सपोज 100 किलो ओम भी कर दी ना, तभी भी आपके पास आउटपुट का वोल्टेज सपोज 10 ही वोल्ट रहेगा। दैट्स इट, इतना ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके पास आउटपुट रेजिस्टेंस का कोई भी मतलब, सॉरी, लोड रेजिस्टेंस का कोई भी मतलब नहीं है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू ऑप एम्प का आउटपुट रेजिस्टेंस ही आपके पास कितना है? जीरो का है। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेड में सभी चीजें मैंने आइडियल की लगाई है, और ये सभी चीजें बेटा प्रैक्टिकल की है। ओके, तो एक ही पीपीटी में मैं सब चीजें कवर अप करने की कोशिश की है। देन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर रिगार्डिंग टू, और वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक रिगार्डिंग टू योर ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज दिस वन। जो बैंडविड्थ होती है वो आपके पास होती है इनफाइनाइट आइडियली, और अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो बैंडविड्थ इज लाइज इन बिटवीन 5 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो मुझे बताओ, अगर ऑप एम्प की बैंडविड्थ इनफाइनाइट रहेगी तो इसका मतलब आइडियल जो ऑप एम्प जो रहेगा कैन एम्पलीफाई द सिग्नल ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी। कोई भी फ्रीक्वेंसी आपके पास आए जाए, चाहे जीरो फ्रीक्वेंसी, चाहे आपके पास 10 हो, चाहे आपके पास 100 हो, चाहे आपके पास 10 100 किलो हर्ट्ज भी हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी रहेगी तो वो पास ही कर लेगा ना। क्योंकि बैंडविड्थ, ये बैंड पास, ये ऐसा समझ लो कि ये जो बैंडविड्थ है ये बहुत बड़ी हो जाएगी, राइट? बहुत बड़ी, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगे, तो सबको ये एम्पलीफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? राइट, यस, ये सबको ही एम्पलीफाई कर पाएगा। यस, गेटिंग माय पॉइंट? ओके। बट अगर आप इसकी वैल्यू प्रैक्टिकली देखोगे ना, प्रैक्टिकली, तो ये होती है 5 हर्ट्ज के बीच में। ओके, ये आइडियली है, ये 5 हर्ट्ज के बीच में है। ओके, चलो। एंड उसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक पॉइंट दे देता हूँ। देखो, अगर आप ऑप एम्प को थोड़ा सा प्यार से देखोगे बेटा, तो इसमें क्या होता है, दो टर्मिनल है यहाँ पर, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। और जो आपके पास यहाँ पर एक वोल्टेज, इसका अगर पूरा मैं डिटेल में नहीं बढ़ाऊंगा, बस समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, इस ऑप एम्प के बीच में एक वोल्टेज सोर्स दिखाई दे रहा है, जो किस तरीके का है सर? डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ पर क्या है सर? एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है बेसिकली। तो मैं क्या बोलूंगा? तो कैन आई से ऑप एम्प इज नथिंग बट अ आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर, और वी कैन से वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। समझने की कोशिश करना, ये एक वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ना, जो आपके पास एक वोल्टेज से ही कंट्रोल होगा। वो कैसे कंट्रोल होगा मैं आपको बताऊंगा। यस, अभी इतना समझ लो कि वोल्टेज सोर्स है सर, ये वोल्टेज सोर्स है। अब ये वोल्टेज कंट्रोल कैसा रहेगा आगे हम देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। बट फिलहाल अभी ध्यान देना कि ऑप एम्प आपके पास एक वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? एक वोल्टेज एम्पलीफायर है, राइट? वोल्टेज एम्पलीफायर, दिस है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट देखते हो तो कुछ इस तरीके से है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ। आउटपुट रेजिस्टेंस आपके पास जीरो होगा, गेन आपके पास इनफाइनाइट रहेगा, ये दोनों करंट आपके पास जीरो जीरो रहेंगे। इसका रीजन बेसिकली आपको मैंने बताया कि अगर आप इधर से आर इनपुट रेजिस्टेंस की बात करोगे तो वो कितना रहता है? आइडियली इनफाइनाइट होता है। गेटिंग माई पॉइंट? यस, गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? सभी को समझ में आ जाना चाहिए। बहुत प्यार से और नजाकत से समझा रहा हूँ बेटा। आर एन की वैल्यू आपके पास इनफाइनाइट रहेगी। यस, चलो। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट समझ में आया। यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट थी बेटा, इसलिए मैंने हाईलाइट करके रखी है। ओके, कभी कभार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट्स सी द व्हाट इज इन द नेक्स्ट बेसिकली। तो उससे भी उसके बाद में भी अगर मैं बात करूं, यहाँ पर, तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो एक होता है आपके पास जीरो ऑफसेट। अब ये जीरो ऑफसेट का मतलब क्या? जीरो ऑफसेट का मतलब ये कि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, सपोज ध्यान से सुनना, ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, यहाँ पर सपोज मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया जीरो का, और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर भी सपोज मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, सपोज कितने का? 0 वोल्ट का। तो आइडियली आइडियली यहाँ पर आउटपुट में भी आपको 0 वोल्ट ही मिलना चाहिए। मतलब बिना कोई इनपुट दिए आपके पास कोई भी आउटपुट नहीं मिलना चाहिए। यस,
बट अगर आप प्रैक्टिकली देखते हो बेटा, तो यहाँ पर आपके पास प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली दिस आउटपुट इज नॉट इक्वल टू जीरो। प्रैक्टिकली थोड़ा ना थोड़ा आपके पास ऑफसेट वोल्टेज होता है। बेसिकली क्या होता है? ऑफसेट वोल्टेज होता है। बट आइडियली देखोगे तो जीरो ऑफसेट होता है। जीरो मतलब कुछ भी आपके पास वोल्टेज नहीं रहेगा, इनपुट नहीं दोगे तो आउटपुट भी कुछ भी नहीं मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो उम्मीद करता हूँ ये जीरो ऑफसेट समझ में आ गया होगा कि जब आपके पास V1 एंड V2 दोनों अगर जीरो जीरो रहेंगे तो आउटपुट आपके पास जीरो वोल्ट ही मिलना चाहिए आइडियली। बट प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली आपके पास वैसा नहीं होता है। तो रेड में मैंने पहले ही बोल दिया, रेड एक आइडियल चीज ली है मैंने, एंड प्रैक्टिकली के लिए मैंने थोड़ा सा अलग से कलर लिया। वैसे ही सी एम एम आर मतलब कॉमन मोड, CMMR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। सी एम एम आर लिखा है मैंने, यम नहीं होना चाहिए, आई एम सॉरी। CMRR ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ पर आर होना चाहिए, मैंने गलती से यहाँ पर यम यम टाइप कर लिया। तो छोटी सी मिस्टेक है, मुझे पता है, सभी बच्चे होशियार है और सभी बच्चे यहाँ पर सर के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे और ये नहीं बोलेंगे सर आपने सर यहाँ पर ये लिखा। क्योंकि बेटा जब मैं PPT बनाता हूँ ना, तो सब चीजें टाइप करते वक्त कभी कभार बार ऐसी गलतियां हो जाती है। दिस इज नॉट अ CMMR, दिस इज अ कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ओके, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो ये है आपके पास सी, एक मिनट, तो ये क्या है आपके पास, लेट मी राइट, ये आपके पास CMRR इसको बोला जाता है, CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। वैसे आप यहाँ पर भी कर सकते हो, इस यम वाले भाई साहब को कर दो यहाँ से गायब, और यहाँ पर क्या लोगे आप, यहाँ पर लोगे भैया आप आर। ओके, तो इसमें टाइम पास हो रहा है देखो। यस, तो यहाँ पर आर लेना बेटा, CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो उम्मीद करता हूँ इसमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करूंगा। तो इसके अगर बेटा आप आइडियल वैल्यू लेते हो, आइडियल, तो इसका आइडियल वैल्यू है इन्फानाइट। बट अगर आप प्रैक्टिकल की बात करते हो ना, तो प्रैक्टिकल इसकी वैल्यू होती है 10⁶। ओके, तो ये आइडियल है, ये प्रैक्टिकल है, देख लेना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है, यस, तो उस केस में आपके पास थोड़ा सा प्यार से समझने की कोशिश करना, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। अब ये कैसे निकाला जाएगा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपके पास दिया जाता है, ध्यान से देखना, यहाँ पर एक वोल्टेज एंड यहाँ पर सॉरी एक टर्मिनल, और दोनों टर्मिनल को ऐसा शॉर्ट करके बेसिकली आप एक सिंगल वोल्टेज देते हो। ध्यान से सुनना, एक कॉमन मोड CMMR को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास एक कॉमन वोल्टेज दिया जाता है, दोनों को कॉमन मोड ना, दोनों मोड को कॉमन करके यहाँ पर एक इनपुट वोल्टेज दिया जाता है, एंड यहाँ पर आपके पास आउटपुट देखा जाता है बेसिकली कितना होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया पता होगा ना, जो हमारे पास ऑप एम्प वाले भाई साहब है ये, तो बेसिकली बेटा इसका जो आउटपुट होता है ना, आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू गेन इनटू VD होता है। और VD मतलब क्या? VD मतलब सर वोल्टेज डिफरेंस। किसका वोल्टेज डिफरेंस सर? जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज है, सॉरी जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज है माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो वोल्टेज है वो। अब मुझे बताना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि हमने ये VI यहाँ पर भी दिया, ये VI यहाँ पर भी दिया है, मतलब सेम वोल्टेज हमने यहाँ पर दिया है कि नहीं दिया? लिसन केयरफुली, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों टर्मिनल पर सेम वोल्टेज है, तो इसका मतलब ये जो हमारे भाई साहब है, कौन से भाई साहब, ये, तो इन वाले भाई साहब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि सर दोनों जगह पर हमने, जैसे कि सपोज ऐसे समझ लो कि 5 5 वोल्ट आपने दिया है, तो 5 - 5 कितना हो जाएगा? जीरो। तो आप क्या बोलोगे सर? CMMR जब हमारे पास इन्फानाइट हो जाता है तब आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाता है? जीरो। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। ओके, तो आउटपुट वोल्टेज हो जाता है जीरो, इसलिए मैंने लिखा है इफ V1 इज इक्वल टू V2, मतलब दोनों जगह पर अगर आप जीरो सेम वोल्टेज सेम रखोगे तो आउटपुट कितना मिलेगा? जीरो। यस, यस, क्यों? क्योंकि पास आपके पास आइडियल एम्पलीफायर एक क्या है, एक आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। एक आइडियल ऑप एम्प अगर आप देखोगे तो आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है जो आपके पास दो इनपुट का डिफरेंस लेने लगता है। अगर दोनों चीज जगह पर अगर आपने सेम चीजें दी, तो वहां पर आपके पास आउटपुट जीरो मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपके पास वो होता है स्लीव रेट इज इनफाइनाइट। अब ये स्लीव रेट क्या रहेगा हम देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं और बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। यस, तो स्लीव रेट को मैं आगे पढ़ाऊंगा, बट अभी आप ध्यान देना कि स्लीव रेट आपके पास आइडियली कितना होता है। तो आपको बोलना है कि सर जो स्लीव रेट होता है आइडियली इनफाइनाइट होता है, बट अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे ना बेटा तो स्लीव रेट की वैल्यू होती है 0.5 वोल्ट से लेके 1 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। दिस इज वेरी 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 रेट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर रेट है, याद रखना, रेट मतलब डेरिवेटिव। रेट मतलब हमेशा क्या रहेगा बेटा, डेरिवेटिव रहेगा। ये रेट है ना, और रेट यूनिट देखोगे स्लीव रेट का क्या है, वोल्ट पर सेकेंड। इसका मतलब स्लीव रेट में इतना याद रखना कि स्लीव रेट में सर ऐसी कोई चीज आएगी dv/dt। इतना तो समझ लो, इतना तो समझ लो कि स्लीव रेट सर इससे एसोसिएटेड रहेगा सर, डेरिवेटिव लिया जाएगा। रेट है ना, तो डेरिवेटिव किसका, वोल्टेज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों, क्योंकि उसका यूनिट आप देख रहे हो कि वोल्ट पर सेकेंड है। यस, इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्लीव रेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, यूनिट भी मैं लिख के देता हूँ। चलो, स्लीव रेट का यूनिट याद रखना, वोल्ट, वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। यस, हो सकता है ये कभी आपको पूछा जाए, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए। यस, आगे देखेंगे क्या होता है बेसिकली स्लीव रेट, बट अभी ध्यान दे दो। यस, तो यहाँ पर मैं समराइज कर देता हूँ बेसिकली, और यहाँ पर मैं आइडियल चीजों को ही समराइज करूंगा सो दैट आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी, सो दैट आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी कि क्या क्या चीजें हमने अभी तक देखी है। और वो ये है कि थोड़ा सा ध्यान से देखना कि हमने ये देखा कि अगर हम ओपन लूप वोल्टेज गेन देखें आइडियल ऑप एम्प की, तो देखना ओपन लूप वो इससे दिखाया जाए, वो ए वो एल से, वो होता है इनफाइनाइट। इनपुट रेजिस्टेंस देखोगे तो वो होता है जीरो। आउटपुट इम्पीडेंस देखोगे या फिर आप बोलोगे इन रेजिस्टेंस देखोगे, इम्पीडेंस बोलो रेजिस्टेंस बोलो, वो आप चलता है तो वो होगा जीरो। एंड जीरो ऑफसेट आपके पास जीरो होता है। बैंडविड्थ आपके पास इनफाइनाइट होती है। CMMR देखना यहाँ पर इनफाइनाइट है, एंड स्लीव रेट आपके पास आइडियली इनफाइनाइट है। तो इसको आसानी से मैं बता दूं आपको क्या याद रखना है, सभी चीजें इनफाइनाइट है। ध्यान से सुनना, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ऐसा एक याद रखना कि सर सभी चीजें इनफानाइट है, सर सभी चीजें इनफानाइट है एक्सेप्ट दो चीजों को छोड़ के, और वो दो चीजें है ये। यस, तो अगर आप थोड़ा सा प्यार से समझोगे ना तो आपको चीज याद रखने में बहुत आसानी रहेगी। और दोनों जगह पर आप देख सकते हो कि इसको जीरो जीरो याद रखने के लिए आपके पास बहुत आसान है। देखो, आउटपुट में पहले ओ आ रहा है ना, ऑफसेट में पहले ओ आ रहा है, तो ओ से आप जीरो जीरो याद कर सकते हो। मैं आपको बोल दो, ये अगर याद रख लिया ना बेटा आपने, ये अगर याद रख लिया ना, देन आप दुनिया भर की चीजें जीत सकते हो, क्योंकि आपको दिमाग के साथ खेलना भी होता है। यस, तो मैं ऐसे याद रखता है, आउटपुट इम्पीडेंस आपके पास देखना जीरो, ऑफसेट आपके पास वोल्टेज कितना है जीरो, तो दोनों में वो से स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर, वो नजदीक जीरो के दिखाई दे रहा है ना, वो ऐसा लिखोगे तो वो जीरो के नजदीक दिखता है कि नहीं, सिमिलर है कि नहीं। तो ऐसे आप याद कर सकते हो सर, आउटपुट इम्पीडेंस या फिर आउटपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो, सर ऑफसेट वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो, ऐसा आप याद कर सकते हो। बाकी सभी चीजें तो मैंने क्या बोला, इनफाइनाइट। अब कोई मुझे बोलेगा सर यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है सर ओपन, मैं बोलता हूँ ओपन याद मत रखो ना, आप बस इतना याद रखो कि सर वोल्टेज गेन। यस, गेन वोल्टेज गेन ऐसा याद रखो, इसको ओपन गेन मत बोलो सपोज, तो आप बस वोल्टेज गेन बोलो, तो इसके लिए है क्या कुछ नहीं ना, तो ये इनफाइनाइट है। दोनों चीज याद रखना, आउटपुट इम्पीडेंस या तो रेजिस्टेंस, एंड आपके पास ऑफसेट वोल्टेज, अगर ये चीज याद रख ली ना देन आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मैं आपके लिए रख देता हूँ। तो ऐसे याद कर लेना बेटा, ये दो ही इंपॉर्टेंट है, ये दो ही चीज आपको डिफिकल्टीज आ सकती है, बाकी सभी चीजें क्या है, इनफानाइट। यस, चलो आगे बढ़ लेते हैं कि आगे वाला इसमें है क्या। तो यहाँ पर देखो, मैंने स्लीव रेट के बारे में थोड़ी सी प्यारी सी नन्ही सी बात कही हुई है, और कि स्लीव रेट है क्या, इट इज ए मैक्सिमम रेट एट विच आउटपुट ऑफ द ऑप एम्प कैन चेंज। क्या मैंने बोला, स्लीव रेट क्या है, मैक्सिमम चेंज है सर, मैक्सिमम चेंज का रेट है जहां पर आपके पास आउटपुट ऑप एम्प का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब आपके पास ये चीज समझ में आई नहीं सर, जो भी आपके पास सर डेरिवेटिव था या फिर जो बोलोगे सर रेट है सर टाइम के साथ, सर ये किसका है सर, आउटपुट वोल्टेज का है। गेटिंग माय पॉइंट या नहीं, समझना ही चाहिए। तो स्लीव रेट कुछ नहीं सर, यही है सर, आउटपुट वोल्टेज का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो मैक्सिमम रेट है। ये रेट कैसा बच्चा, सर ये मैक्सिमम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्लीव रेट। यस, अब
उसका अल्टरनेटिव डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या बोला है, मैक्सिमम चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट टाइम, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं। यस, और वैसे मैंने यहाँ पर भी बता दिया कि भाई इसका यूनिट अभी अभी भी मैंने लिख के दिया था कि स्लीव रेट का जो यूनिट है वो है वोल्ट पर सेकेंड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्लीव रेट क्या है आपके पास, वोल्ट पर सेकेंड। और ध्यान से सुनना कि ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ऑप एम्प कैन नॉट चेंज एट द ग्रेटर देन द स्लीव रेट। आउटपुट वोल्टेज आपका स्लीव रेट से ज्यादा नहीं चेंज होना चाहिए, बहुत ज्यादा आउटपुट वोल्टेज का रेट ज्यादा नहीं जाना चाहिए आपके स्लीव रेट से। क्यों, इफ द रैपिडली चेंजिंग द इनपुट सिग्नल, अगर आपके पास इनपुट सिग्नल बहुत ज्यादा चेंज हुआ, इज अप्लाइड देन आउटपुट में नॉट फॉलो द इनपुट। अगर ऐसा हुआ कि अगर आपके पास आउटपुट वोल्टेज चेंज हो गया, आपके पास स्लीव रेट से ज्यादा हो गया, तो तब क्या होगा पता है, जब आप ना एक चेंज होने वाला इनपुट अगर उस ऑप एम्प के लिए लगा दोगे, तो वो उसका आउटपुट जो रहेगा वो इनपुट को फॉलो ही नहीं कर पाएगा, एंड देयर बाय डिस्टॉर्शन ऑकर्स इन द आउटपुट। अगर वो इनपुट को आउटपुट अगर इनपुट को ही फॉलो नहीं कर पाएगा, तो आउटपुट में क्या आ जाएंगे, डिस्टॉर्शन, और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लीव रेट इंड्यूस्ड डिस्टॉर्शन। स्लीव रेट में क्या आ जाएंगे, डिस्टॉर्शन आ जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो हमने क्या देखा कि आउटपुट का जो वोल्टेज है सर, उसका रेट हमारे स्लीव रेट से बड़ा नहीं होना चाहिए, वो छोटू ही होना चाहिए। यस, अगर छोटू रहेगा तब आपके पास इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा, दैट इज स्लीव रेट डिस्टॉर्शन नहीं होगा। अगर आपने छोटू रख दिया तो वहां पर क्या आ जाएंगे सर, डिस्टॉर्शन आ जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। यस, चलो अब हम यहाँ पर देख लेते कि सर अगर हमें डिस्टॉर्शन अवॉइड करने हैं, बताओ डिस्टॉर्शन अवॉइड करने हैं तो हम कैसे करेंगे। तो अभी अभी मैंने बोला ना कि क्या बोला बेटा, कि सर जो स्लीव रेट है सर, वो सर उससे ध्यान से सुनना, उससे आपके पास या तो आप सब बोल सकते हो बराबर, या तो स्लीव रेट या तो बराबर, या तो बराबर या तो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, सर जो भी आउटपुट वोल्टेज चेंज रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। राइट, गेटिंग माय पॉइंट। यस, इतनी तो बात क्लियर है ना। तो यही कंडीशन आएगी कि नहीं आएगी, बताओ मुझे। क्या ना इससे कंडीशन टू प्रिवेंट द डिस्टॉर्शन, वो क्या बोलोगे आप, सर स्लीव रेट आपके पास बड़ा या तो बराबर होना चाहिए सर, आउटपुट का जो रेट चेंज हो रहा है, आउटपुट का जो रेट चेंज हो रहा है, बट कौन सा, मैक्सिमम वाला, उसके साथ आउटपुट का जो वोल्टेज का जो रेट चेंज हो रहा है उसके बराबर। यस, अब इस चीज को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बताओ मुझे कि सपोज मैं यहाँ पर कुछ चीजें बताता हूँ कि सपोज लेट सपोज मेरे पास जो वी आई इनपुट कितना है ऑप एम्प के लिए, वो है आपके पास Vm इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ये मेरे पास क्या है, इनपुट है। यस, और यहाँ अगर मैं बात करूँ सपोज कि मुझे बताओ कि V आउटपुट क्या आ जाएगा, किसी भी ऑप एम्प का आउटपुट, तो मैंने अभी अभी बताया था कि ऑप एम्प का आउटपुट क्या होगा। तो आप बोलोगे सर क्लोज लूप गेन, या फिर आप बोलोगे सर गेन मल्टीप्लाई बाय सर जो भी आपके पास इनपुट है। तो आप क्या बोलोगे सर, आउटपुट हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना सर, क्लोज लूप गेन, यस क्लोज लूप गेन इनटू इनपुट वोल्टेज कितना रहेगा बेटा, तो इनपुट वोल्टेज सर Vm इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो कैन आई राइट लाइक दिस सर, A इंटू क्लोज लूप ऑफ द Vm इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इज माई आउटपुट। राइट, अब मुझे इसका ही तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना बच्चा, इस इक्वेशन का ही तो मैं, सपोज इक्वेशन नंबर 1 का ही तो मैं डेरिवेटिव लूंगा। अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आ जाएगा सर, वी नॉट अपॉन वी टी। इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा सर, ए सी एल इंटू वी एम, ये तो डेरिवेटिव के कांस्टेंट में आ जाएगा। अब मुझे बताओ साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा। यस बताओ, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो क्या ना इसे सर कॉस, कॉस ऑफ ओमेगा टी, टाइम के साथ ले रहे हैं, टाइम के साथ अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो जो टी का कोइफिशिएंट है वो भी तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या ना इसे, दिस इज माई सी एल क्लोज लूप वी एम इंटू यहाँ पर ओमेगा, ये आ जाएगा सर सामने, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ये क्या हुआ सर, वी नॉट अपॉन डी टी। थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। यस, अब आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए सर, आपको मैक्सिमम डेरिवेटिव चाहिए ना, तो वी नॉट अपॉन डी टी आपको क्या चाहिए बेटा, सर ये मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम चाहिए मतलब इस वाले टर्म की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी, मैक्सिमम। और किसी भी ट्रायंग आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक में मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो आप बोलोगे सर यस, तो क्लोज लूप इंटू वी एम इंटू ओमेगा, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू बनेगी कि नहीं बनेगी। गेटिंग माई पॉइंट। यस, ये आपके पास बनेगी ना बेटा। यस,
अब ध्यान से देखना इसका यूनिट क्या बनेगा, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, तो सर ये देखना वोल्ट है डिवाइड बाय टाइम है, तो यहाँ पर बनेगा सर वोल्ट पर सेकेंड। बट जैसे कि हमने अभी अभी बोला बेटा कि आपके पास स्लीव रेट या फिर आपके पास जो डेरिवेटिव है बेसिकली उसका यूनिट क्या है, डी वी नॉट अपॉन डी टी, जिससे हम स्लीव रेट अगर बोलना चाहते हैं तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, थोड़ा ध्यान से देखना, तो आप क्या बोलोगे सर वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। अब अगर इसको मुझे माइक्रो बनाना है बच्चा तो क्या ना राइट लाइक दिस, थोड़ा ध्यान से देखना। तो जो डी वी नॉट है मैं यहाँ पर अच्छे से लिख के देता हूँ, चलो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख के देता हूँ, तो ध्यान से देखो अभी। तो क्या ना राइट लाइक दिस कि दिस थिंग इज नथिंग बट वी नॉट अपॉन डी टी, जो हमें मैक्सिमम चाहिए, और जो अगर मुझे माइक्रो सेकेंड में चाहिए तो आप क्या लिखोगे ए सी एल इंटू वी एम इंटू ओमेगा। और मुझे माइक्रो सेकेंड करना है तो क्या मैं इसको 10⁻⁶ ऐसा करके मल्टीप्लाई विथ वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड नहीं कर सकता, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यस, तो इसी चीज को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ, इस कंडीशन में पुट करूँ बेटा, जो हमारे पास प्रिवेंट करने वाली है डिस्टॉर्शन को, तो क्या हम क्या बोलेंगे यस इंटू आर ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर ए सी एल इंटू वी एम इंटू ओमेगा डिवाइड बाई 10⁻⁶। तो इससे आपके पास स्लीव रेट बड़ा होना चाहिए। तो व्हाट इज दिस बेसिकली, तो इसे हम बोलते हैं बेसिकली बेटा कंडीशन टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन। ओके डिस्टॉर्शन, ओके लेट मी पिक अप द कॉल बेसिकली, सॉरी फॉर द इंटरप्शन बेसिकली। तो मुझे जब रिकॉर्ड करता हूँ तो बहुत सारे कॉल आने लगते हैं, इट्स ओके आप समझ सकते हो। तो बेटा ये आपके पास क्या है, तो दिस इज आवर कंडीशन फॉर द प्रिवेंटिंग द डिस्टॉर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके और याद रखना ये ओमेगा है क्या, मुझे बताओ कोई भी ओमेगा, ये हमारे पास क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो क्या ना राइट दिस इज माई 2 पाई एफ, ऐसा भी लिख सकता हूँ ना। तो इसी को अगर हम बच्चा पुट करें यहाँ पर तो इक्वेशन क्या बनेगा, तो क्या ना राइट सर स्लीव रेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्लोज लूप इंटू वी, क्लोज लूप गेन इंटू यहाँ पर हम लिखेंगे 2 पाई एफ डिवाइडेड बाय हम 10⁻⁶, ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि नहीं, यस क्योंकि कभी कभार बार लीनियर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना दिस इज आल्सो अ कंडीशन फॉर डिस्टॉर्शन प्रिवेंटिंग द कंडीशन, यस डिस्टॉर्शन लेस अगर आपको करना है भाई तो आप ये वाली कंडीशन यूज कर सकते हो। ओके और मैं आपको बता दूं अगर कभी बाई चांस आपके पास क्लोज लूप गेन ना दिया रहे, क्लोज लूप गेन ना दिया रहे, तो बेटा आपको कभी भी ना दिया रहे तो आपके पास कंसीडर अगर अज्यूम करना पड़ेगा, अगर ना दिया रहे तो उसकी वैल्यू 1 अज्यूम करना बेटा। ओके कभी ना दी रही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ना दी रही तो आपके पास क्लोज लूप गेन की वैल्यू 1 कंसिडर करना है। ओके चलो अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, और शायद से ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी अभी देखे, क्या बोला है 15 पिको फैराड कैपेसिटर हैज द मैक्सिमम चार्जिंग करंट, मतलब सी की वैल्यू दी है कितनी है 10 पिको फराइड, एंड चार्जिंग करंट कितना है, मतलब कैपेसिटर का चार्जिंग करंट कितना है भाई 150 माइक्रो एम्पियर। देन व्हाट इज द स्लीव रेट ऑफ द कैपेसिटर, अब सबको पता है कि भाई स्लीव रेट है क्या, अभी हमने देखा सर वी नॉट अपॉन डी टी, राइट मतलब डी वी बाई डी टी बेसिकली हम बोलेंगे। तो अब हमारे पास कैपेसिटर की चार्जिंग का इक्वेशन है, तो कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है सर, कैपेसिटर का करंट का इक्वेशन क्या था बोलो सर सी डी वी बाई डी टी, यस अब सी डी वी बाई डी टी, तो इससे हमें यही तो रेट निकालना, दिस इज नथिंग बट आवर स्लीव रेट ना बच्चा। तो क्या हम बोलेंगे सर डी वी बाई डी टी इज सिंपली आई सी डिवाइडेड बाई सी, तो आप क्या बोलोगे, तो सी आई सी की वैल्यू कितनी है, आई सी की वैल्यू है आपके पास 0 सॉरी जस्ट मिनट, आई सी की वैल्यू कितनी है 150 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई 150 माइक्रो पिको, राइट अब पिको मतलब 10⁻12 आ जाएगा, राइट अब इससे अगर काटोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट ऑप्शन डी, यस 1.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। यस जस्ट अ मिनट लेट मी पिक अप द, सॉरी फॉर द इंटरप्शन बेसिकली बहुत डिस्टर्बेंसेस आपको क्रिएट कर हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि आपके पास आंसर आएगा। तो मैं सीधा सीधा यहाँ से लेके आ रहा हूँ, बाकी कुछ है नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। इसका कैलकुलेशन कर लेना, अभी मैं बिना कैलसी के यहाँ पर माइक्रो सेकेंड के हिसाब से ले रहा हूँ, तो ये आपके पास ये आंसर हो सकता है, आप देख लेना बाकी कुछ ही नहीं, राइट पिको मतलब मेरे हिसाब से 10⁻⁻12 ही होता है, आप देख लेना, तो इसको काटोगे तो यस करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये 0 से 0 कटेगा तो 1.5 करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो, अब यहाँ पर क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू इनपुट टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर आर ब्रांडेड एज, दो इनपुट टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं? तो ये बहुत ही नन्हा सा क्वेश्चन, देख सकते हो कहाँ पर आया, क्या होता है भाई? तो वो होता है आपके पास इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, राइट। अरे अभी देखा ना बेटा, दो इनपुट टर्मिनल कौन कौन से होते हैं आपके पास, कौन कौन से होते हैं बच्चा? सर एक होता है नॉन इन्वर्टिंग, दूसरा होता है इन्वर्टिंग टर्मिनल। बच्चों वाला क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन, राइट। और आप बोलते हैं सर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है सर, अब यही का एग्जाम है सर, बहुत डिफिकल्ट पूछ रहा है सर आजकल। आपको क्या है सर, आप तो जब इजी इजी पूछ रहे थे ना तब आपका सिलेक्शन हो चुका है सर, ऐसा कुछ नहीं बेटा, हमने भी ऐसे ही चीजें पढ़ी हुई है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा। और देखो ये क्वेश्चन स्लीव रेट वाला क्वेश्चन, इसरो साइंटिस्ट में आया हुआ क्वेश्चन, और हमारी कंपनी, मतलब हमारी कंपनी इससे तो आगे नहीं जाएंगे ना बेटा, राइट। तो इसरो का क्वेश्चन देखो कितने प्यार से सॉल्व किया, देन हमने ये भी देखा कि इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होते हैं। लेट्स सी द व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली, एंड दिस इज आल्सो रिगार्डिंग योर ऑपरेशनल एम्पलीफायर आई थिंक, यस। तो क्या बोला है देखो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज एन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज मतलब क्या? दिस इज नथिंग बट आवर स्लीव रेट, राइट। तो वो कितना है सर, 2 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, राइट। ये द पीक आउटपुट वोल्टेज, पीक आउटपुट वोल्टेज मतलब क्या? आउटपुट वोल्टेज का पीक मतलब मैक्सिमम, आउटपुट वोल्टेज का वीएम आपके पास तो कितना है आपके पास, वो है आपके पास 12 वोल्ट। व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर? यस, बैंड विड्थ कितनी रहेंगी भाई आपके पास एम्पलीफायर की? अब बैंड विड्थ मतलब आपके पास बेसिकली फ्रीक्वेंसी पूछी है, राइट। अब आप मुझे बता दो कि हमने अभी अभी एक रिलेशन देखा था ना बेटा, स्लीव रेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे साथ होना चाहिए सर, ओपन लूप गेन, सॉरी क्लोज लूप गेन, क्लोज लूप गेन इंटू यहाँ पर वीएम इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होता है सर, 10⁻⁶ होता था। कहाँ देखा? अरे अभी अभी देखा ना बच्चा, कहाँ गया देखो, ये देखो, ओपन लूप गेन वीएम इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय 6, 10⁻⁶। यस, क्यों 10⁻⁶ लिया? क्योंकि यहाँ पर देखो स्लीव रेट में माइक्रो सेकेंड है बेटा, माइक्रो सेकेंड, इसलिए 10⁻⁶ लिया। अब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू भी तो हो सकता है, तो मैं इसको इक्वल टू करा दूं सॉल्व करने के लिए। तो क्या ना से सर स्लीव रेट इज इक्वल टू ए सी एल इंटू वी एम, और टू ओमेगा को हम ऐसा लिख नहीं सकते, 2 पाई एफ डिवाइडेड बाय 10⁻⁶। अब बच्चा इसमें अगर आप चीजें पुट कर लेते हो तो ये कितना है सर, 2 इज इक्वल्स टू, अब ओ एल की वैल्यू कहीं पर है क्या, ए एस सी एल की नहीं, तो इसको हम लेंगे 1, और वी एम की वैल्यू देखो आपको कितनी दी गई है सर, 12 बच्चा, इंटू आप देख सकते हो सर 2 पाई इंटू एफ डिवाइड बाई 10⁻⁶, 10⁻⁶। अब यहाँ अगर आप देख रहे हो तो कैन वी से सर ये 2 गेट्स कैंसल आउट हो जाएगा, यस। 2 कितना हो जाएगा आपके पास, गेट कैंसल आउट। तो इन वी एम की वैल्यू 12 है ना, यस, वी एम की वैल्यू 12 है, यस। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, यस। तो इसका आंसर अगर आप देख रहे हो तो कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ से अगर आप फ्रीक्वेंसी देखते हो, हम्म, तो देखो कितना हो जाएगा। तो वी एल टी एम, यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ी की क्या? लेट मी चेक द, एस आर एम टू, जस्ट मिनट, मुझे कॉल आ रहा है बेसिकली, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट क्या करे बेटा, कॉल तो पिकअप करने ही होते हैं। तो कैन वी से, तो दिस इज नथिंग बट एफ इज इक्वल्स टू, तो ये कितना बनेगा सर, 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय, आप देख सकते हो कि ये 12 इधर आ जाएगा, 12 और ये पाई इधर होगा, तो क्या ना इसे 10⁻⁶ मतलब मेगा, तो 1/12 पाई इंटू मेगा, और ये आपके पास हर्ट्स रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, 1/2 पाई ऑफ मेगा हर्ट्स। तो कहीं है ऑप्शन में, तो आप बोल रहे सर कहीं पर भी नहीं, बट हमारे लिए एक ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका जो आंसर है वो सही होना चाहिए, यस। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट वन, यस। तो इतने प्यार से स्लीव रेट से क्वेश्चन बनते हैं और आप क्या करते हो, पढ़ते नहीं अच्छे से, क्योंकि आप ना क्या करते हो पता है, जो बहुत चीजें छोटी छोटी चीजें आपको आती है उसमें आप अटक जाते हो कि आई नो एवरीथिंग, एंड दैट इज द थिंग कि आपका सिलेक्शन नहीं होता। मैं आपको ये बात बुरी लगेगी आपको, बट मैं बता रहा हूँ कि जो चीजें आपको आनी चाहिए ना, जो चीजें लोग पढ़ा रहे हैं उसको आप देखोगे नहीं, मतलब अगर आप कोई अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप बोलते हम में सर इनसे ज्यादा आता है, क्यों ज्यादा आता है?
क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस वहां पर ज्यादा हो जाता है। यस, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। तो कंसेप्ट अगर आपकी क्लियर है, चीजें अगर आपके पास क्लियर है, तो आप ऐसे क्वेश्चन बना लोगे। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। चलो, क्या बोला, आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर। आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर मैंने बोला ना, आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर इज नथिंग बट योर ऑपरेशनल एम्पलीफायर और नॉट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का दूसरा नाम है ना आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर, और उसी का तीसरा नाम क्या है, वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज सोर्स भी हम उसको बोलते हैं। तो उसमें आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस कितना होता है बेटा, तो इनपुट रेजिस्टेंस आपके पास देखो जीरो होता है। आउटपुट मैंने ओ से याद रखने के लिए बोला था, जीरो होता है, राइट। तो आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो और इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। यस, आउटपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, दिस वन इज अ करेक्ट। एमपीपीएससी एई में आया हुआ क्वेश्चन, ये इसरो में आया हुआ क्वेश्चन। अब बोलो सर कि कितना हाई लेवल लाना है आपको। यस बेटा, और कितने हाई लेवल के क्वेश्चन मैं आपको लेकर आऊं। चलो, इससे बाकी क्वेश्चन आप देख लेना, अभी मैं यहाँ पर कुछ चीजें बता रहा हूँ। यस, एंड यहाँ पर थोड़ा सा प्यार से नजाकत से चीजों को देखना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बेटा एक ऑप एम्प लिया है ओपन लूप गेन में। अब ओपन लूप मतलब यहाँ पर कोई भी फीडबैक नहीं है। तो जब भी आपके पास कोई भी फीडबैक वाला कोई भी ऑप एम्प आप लेते हो ना, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ऑप एम्प इज यूज्ड एज विदाउट फीडबैक। कोई फीडबैक नहीं लगा दोगे, या फिर आप बोलोगे विथ पॉजिटिव फीडबैक। अगर आप पॉजिटिव फीडबैक लेते हो तो उस ऑप एम्प का जो आपके पास देन डिफरेंस इनपुट वीडी इज रिलेटिवली लार्ज। ये मैं आगे बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। तो डिफरेंस जो होता है ना वीडी, इन्वर्टिंग माइनस नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग का जो वोल्टेज होता है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अब ये ज्यादा होगा ना, तब आपके पास ऑप एम्प क्या हो जाता है पता है, अगर ये वीडी ज्यादा सैचुरेट हो, जो मतलब ज्यादा रहेगा आपके पास, तो उस समय आपका आउटपुट वोल्टेज वी प्लस माइनस वी सेट के बीच में लाई करता है, या फिर हम बोलेंगे हमारा ऑप एम्प सैचुरेशन रीजन में चला जाता है। यस, ये चीज मैंने यहाँ पर ऊपर ऊपर से ही बताई है, जो आपकी काम की चीज है। इसको पेड बैच में मैं तो बहुत ज्यादा डिस्कशन करता था पहले, जब मैं पढ़ाता था पेड बैचेस में। अभी तो बस आपके काम की चीजें ले रहा हूँ, क्योंकि टाइम उतना नहीं है। बस इतना समझ लो, अगर ऑप एम्प को इस तरीके सपोज आप फीडबैक नहीं देते हो, कोई भी फीडबैक नहीं देते हो, अगर फीडबैक नहीं है, ओपन लूप में अगर आप उसको यूज कर लेते हो बिना कोई किसी फीडबैक के, या फिर अगर उसमें आप इस तरीके का पॉजिटिव फीडबैक, मतलब इसका ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इस तरीके से अगर आप आउटपुट से कनेक्ट करते हो, तो अगर आप पॉजिटिव फीडबैक लगा दोगे, तो वहां पर आपके पास जो आउटपुट लाई करेगा, या फिर आउटपुट लाई करेगा, वो लाई करेगा प्लस माइनस वी सेट के बराबर। यस, वी सेट के बराबर। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास ऑप एम्प हो जाता है सैचुरेट, और सैचुरेट होने का यही मतलब कि जो वीडी होता है, जो कि हम बोलेंगे इन्वर्टिंग वोल्टेज माइनस नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज, ये बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है बच्चा, बहुत ज्यादा लार्ज होता है। तो इसलिए आपका ऑप एम्प हो जाता है सैचुरेट, और सैचुरेट होगा तो उसकी वैल्यू प्लस माइनस वी सेट के बराबर हो जाएगी। यस, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि सर, यहाँ पर ध्यान से सुनना बच्चा, यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज जो आएगा ना, ये प्लस माइनस वी सेट के बराबर रहेगा। अब वी सेट मतलब यहाँ पर सपोज आपके पास प्लस वीसीसी रहेगा, और यहाँ पर माइनस वीई या फिर माइनस वीसीसी हम बोलेंगे। तो इसकी वैल्यू अगर सपोज प्लस 15 वोल्ट है, प्लस 15 वोल्ट है, तो प्लस वी सेट की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 15 वोल्ट। और यहाँ पर अगर सपोज आपने माइनस 15 वोल्ट लगा दिया, तो माइनस वी सेट मतलब आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 15 वोल्ट। यस, तो ये इसका कहने का मतलब होता है, आसान भाषा में मैं बता दूं तो आपका आउटपुट सैचुरेशन में चला जाएगा, और आप बोल सकते हो कि वी सेट मतलब पॉजिटिव वी सैचुरेशन, पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस वी सेट मतलब निगेटिव सैचुरेशन। तो ये आपके पास कंपैरेटर का कैरेक्टरिस्टिक है, या इसे समझ सकते हो। या फिर आपके पास पॉजिटिव फीडबैक लगाने पर आपके पास इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक मिलता है। अगर आपके पास बेसिकली वी आउट माइनस वी मिली, ये सॉरी वी आउट अगर आप देखोगे, तो ये पॉजिटिव वी सेट में हो सकता है, या तो नेगेटिव वी सेट में हो सकता है। ये कब? चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कब। जब आपके पास इन्वर्टिंग वोल्टेज ग्रेटर देन नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज रहेगा ना, तो इस समय आप बोल सकते हो कि आपका आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव वी सेट में चला जाएगा, या फिर वी सैचुरेशन में चला जाएगा। या पहली केस हो जाएगी जो आप देख सकते हो, दिस वन। यस, एंड दूसरी केस आप ऐसा बोल सकते हो कि वी माइनस वी प्लस अगर आपके पास वी माइनस से छोटू हो जाता है, तो उस समय वी आउटपुट आपके पास माइनस वी सेट के बराबर होगा। यस, गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये कहाँ पर हुआ आपके पास, जब आपके पास फीडबैक नहीं था, या फिर हम बोलेंगे पॉजिटिव जब फीडबैक लगाया जाता है, तब ऐसी चीजें हो जाती है, ऑप एम्प सैचुरेशन रीजन में चला जाता है। यस, अब बट अगर आप ऑप एम्प के लिए एक निगेटिव फीडबैक लगा देते हो, तो आपके पास जब ये डिफरेंस छोटू हो जाता है, मतलब प्लस माइनस वी माइनस, अगर ये बहुत ही स्मॉल हो, बहुत ही स्मॉल हो। यस,
अब ये क्या क्यों स्मॉल हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली ये v प्लस माइनस वी माइनस की वैल्यू आपके पास सेम होती है, लगभग सेम होती है। अब ये क्यों सेम रहेंगे आगे हम देखेंगे। तो ये अगर स्मॉल रहेगा तो तब जब तक आपके पास ये स्मॉल हो जाता है ना, तब तक आपके पास ऑप एम्प सैचुरेट नहीं हो जाता। यस। अब कितना स्मॉल, जब तक आपके पास ये लेस देन रहेगा प्लस वी सैट के, एंड प्लस वी सेट से अगर छोटू रहेगा बेसिकली तो ये स्मॉल माना जाता है। इससे बड़ा रहेगा तो फिर से आपके पास ये क्या बोला जाएगा, आप बोलोगे सर ऑप एम्प सैचुरेट हो जाएगा। यस, आगे हम देखेंगे ये सब चीजें, राइट। तो जब तक ये चीज स्मॉल होती है बेटा तब तक ये रीजन कहलाती है, ये चीज। यस, इस तरीके से ये लीनियर लाइन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लीनियर लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। यस, तो इसको बोला जाता है आपके पास लीनियर रीजन। इसको क्या बोला जाता है, लीनियर रीजन। बट जैसे आप इसके आगे जाओगे यहाँ पर आपके पास वो स्मॉल वाला पोर्शन बड़ा हो जाता है, तो उसके बाद देख सकते हो कि ये सैचुरेशन में रीजन है। वैसे निगेटिव में देखोगे तो आप निगेटिव सैचुरेशन आप बोल सकते हो। यस, इट मींस अगर आप एक निगेटिव ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सॉरी निगेटिव फीडबैक वाले ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वैल्यू की बात करोगे बच्चा, तो वहां पर ये रीजन आपके पास लीनियर रीजन कहलाता है। बट उसके बाद सैचुरेशन, और इधर भी निगेटिव में देखोगे तो सैचुरेशन रीजन कहलाती है, राइट। यस, और इस वाले रीजन में आपके पास बेसिकली लीनियर रीजन कहा जाता है। यस, चलो बाकी कुछ नहीं, हम बात करेंगे आगे, डिस्कशन करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। यस, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज नथिंग बट अ वर्चुअल कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्क्यूट, वर्चुअल एंड सॉरी शॉर्ट वर्चुअल शॉर्ट सर्किट ऐसा लिखना था मुझे, एंड वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर लिखना वर्चुअल, यहाँ पर मैंने गलती से बस शॉर्ट सर्किट ही लिखा है, कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट नहीं। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट एंड वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। कोई कोई इसको वर्चुअल शॉर्ट बोल देता है, कोई कोई वर्चुअल ग्राउंड बोल देता है, तो मैं वर्चुअल ग्राउंड बोलना पसंद करता हूँ इसको। ओके, तो ये जो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, आइडियल ऑप एम्प जब आपके पास लीनियर रीजन में होता है ना, तब जो ये जो वीडी है, दैट मीन्स वी प्लस माइनस वी आई, ये आपके पास बेटा बहुत स्मॉल हो जाता है। कैसा होता है, स्मॉल होता है। इसके वजह से अब स्मॉल मतलब मैं इसको अप्रोक्सीमेटली जीरो नहीं लिख सकता क्या, मतलब वी प्लस माइनस वी माइनस, इसको अप्रोक्सीमेटली अगर मैं जीरो ले लूँ तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि वी प्लस इज इक्वल टू वी माइनस। यस, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो आपके पास ये वोल्टेज, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं वी प्लस माइनस इज इक्वल टू वी माइनस। अब वी माइनस मतलब जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज है वही आपके पास इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज दिखाई दे रहा है अप्रोक्सीमेटली। यस, तो ये कब हो सकता है, लेट मी नो, ये कब हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। किसी भी दो पॉइंट का वोल्टेज अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सपोज इस पॉइंट का वोल्टेज एंड इस पॉइंट का वोल्टेज मैं अभी बोल रहा हूँ ना कि v प्लस इज सपोज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू v माइनस, ऐसा होगा। किसी भी दो टर्मिनल का वोल्टेज कब आपके पास सेम हो सकता है, जब आप उसको फिजिकली क्या करोगे, फिजिकली शॉर्ट करोगे, राइट। पता है ना कि अगर मुझे ए पॉइंट एंड बी पॉइंट का वोल्टेज सेम दिखाना है, सपोज वी ए एंड यहाँ पर वी बी, इन दोनों का वोल्टेज सेम दिखाना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, फिजिकली इस तरीके से शॉर्ट करूंगा कि नहीं करूंगा। यस, शॉर्ट करूंगा ना, इसको वायर लेके मैं शॉर्ट करूंगा, तभी जाकर मैं बोलूंगा इस टर्मिनल का इस टर्मिनल का वोल्टेज सेम होगा। बट आप अगर देख रहे हो बच्चा, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये जो टर्मिनल है यहाँ पर है, ये जो टर्मिनल है यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ का वोल्टेज V प्लस है और यहाँ का वोल्टेज V माइनस है, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये अप्रोक्सीमेटली बराबर है। अब अप्रोक्सीमेटली बराबर आपके पास कैसा हो रहा है, तो यहाँ पर आप बोलो कि वर्चुअल मतलब जस्ट ऐसा समझ लो कि वर्चुअली, एक्चुअली नहीं शॉर्ट सर्किटेड, एक्चुअल ऐसा शॉर्ट नहीं है ये, ऐसा एक्चुअली शॉर्ट नहीं है ये, वर्चुअली शॉर्ट है। वर्चुअली का मतलब है हाइपोथेटिकली शॉर्ट है, फिजिकली शॉर्ट नहीं है, हाइपोथेटिकली या फिर उसे हम बोलते हैं वर्चुअली शॉर्ट है। यस, अब शॉर्ट रहेगा तभी जाकर यहाँ का और यहाँ का वोल्टेज सेम मिल जाएगा। तो इसका ये मतलब होता है, आसान भाषा में मैं बता दूं, वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट, या फिर मैं बोलूंगा वर्चुअल शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड का मैं आपको बताता हूँ कि सपोज यहाँ पर अगर आपने एक 0 वोल्ट लगा दिया, ग्राउंड कर दिया इस वाले टर्मिनल को, तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट ये बोलता है कि सेम वोल्टेज आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपको 0 वोल्ट आप ले सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज कितना रहेगा V माइनस और यहाँ का रहेगा V प्लस। तो आपको पता है ना कि V माइनस इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू V प्लस, तो आप क्या बोलोगे, अगर V माइनस पर 0 वोल्ट था तो V प्लस पर भी कितना आ जाएगा, 0 वोल्ट। तो यही आप यहाँ पर लेके आ रहे, गेटिंग माई पॉइंट। अब आप समझ सकते हो कि वर्चुअल ग्राउंड और या फिर आप बोलेंगे वर्चुअल शॉर्ट का मतलब ये होता है। यस, वर्चुअल ग्राउंड मतलब इसको अगर आपने ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड कर दिया
तो वही ग्राउंड आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। यस, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि टू इनपुट्स टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प आर अप्रोक्सीमेटली एट द इक्वल वोल्टेज विदाउट एनी फिजिकल शॉर्ट सर्किट, कोई भी फिजिकल शॉर्ट सर्किट किए बिना अगर दोनों का क्या बोला है, टू इनपुट टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल वोल्टेज without any short circuit, hence the two input terminals are said to be virtually shorted। उसे हम क्या बोलते हैं, दोनों इनपुट आपके पास वर्चुअली शॉर्टेड रहेंगे। यस, अब आप ध्यान से देखना कि जो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट प्रॉपर्टी है, या फिर हम बोलेंगे वर्चुअल ग्राउंड प्रॉपर्टी है, वो आपके पास कब लगाई जाती है, तो याद रखना निगेटिव फीडबैक ऑप एम्प में। यस, इसको आप ले सकते हो और उस समय आपको याद रखना है कि ऑप एम्प का जो रीजन है वो लीनियर रीजन होना चाहिए। यस, इसी को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नट एंड सेल में लाने की बात की है। तो जो अजम्पशन होते हैं बेसिकली, आप जो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगाते हो तो ये चीज होनी चाहिए, मस्ट कंडीशन अजम्पशन मतलब ये चीज होनी चाहिए। ऑप एम्प एक आइडियल होना चाहिए, और आइडियल ऑप एम्प रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका ओपन लूप गेन इनफाइनाइट हो जाएगा। ऑप एम्प लीनियर रीजन में होना चाहिए, एंड लास्ट थिंग इज नथिंग बट योर निगेटिव फीडबैक होना चाहिए। अगर ये चार चीजें आपके पास आ जाती है किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, तब आप ना ये वाली कंसेप्ट लगा सकते हो, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, या फिर आप बोलोगे वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट। यस, कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट ऐसा भी इसका है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं बट आप लिख लेना यहाँ पर। यस, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चार कंडीशन इंपॉर्टेंट है बेटा, आइडियल ऑप एम्प होना चाहिए, ओपन लूप गेन इनफाइनाइट, लीनियर रीजन, नॉन निगेटिव फीडबैक होना चाहिए, तब जाकर आप शॉर्ट सर्किट या तो आप बोलोगे वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एप्लीकेबल हो जाती है। गेटिंग माई पॉइंट? यस, चलो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ थोड़ी बहुत समझ में आ गई होंगी, और इसी से रिलेटेड मैं अभी आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके दिखाऊंगा, देन आपको समझ में आ जाएंगे कि चीज़ें है क्या, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट है क्या। यस, अब यहाँ पर क्या बोला है, डिटरमाइन द आईएल। आईएल कहाँ पर है भाई, ये देखो यहाँ का निकालना है करंट, थोड़ा ध्यान से देखना कि यहाँ का करंट निकालना है जो कि आपके पास आईएल इस सर्किट में। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर फीडबैक कैसा है, देखो आप निगेटिव है तो इस तरीके से निगेटिव फीडबैक है ना, तो निगेटिव फीडबैक तो है ही। क्या आपके पास ऑप एम्प में कहीं पर बात की है कि ये ऑप एम्प आइडियल है कि प्रैक्टिकल है, तो बाय डिफॉल्ट अगर बात नहीं की तो आप क्या कंसिडर करोगे कि आइडियल ऑप एम्प है, दिया नहीं तो आपको आइडियल ऑप एम्प ही लेना है। यस, दूसरी चीज आपको देखनी है कि क्या निगेटिव फीडबैक है, तो आप बोलोगे सर यस निगेटिव फीडबैक है सर। आइडियल ऑप एम्प रहेगा तो सर उसका ओपन लूप गेन कितना रहेगा बेटा, इनफाइनाइट रहेगा। तीसरी चीज मैंने क्या बोली थी आपको चेक करने के लिए, क्या बोली थी बताओ, निगेटिव फीडबैक, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इनफाइनाइट गेन, निगेटिव फीडबैक, और क्या बोला था देखो यहाँ पर मैंने बोला था, कहा गया कि लीनियर रीजन, तो बाय डिफॉल्ट हम इसको लीनियर रीजन में ही कंसिडर कर लेंगे। ओके, लीनियर रीजन मतलब सैचुरेट नहीं होना चाहिए, सैचुरेशन नहीं होना चाहिए, तब जाकर हम देखेंगे कि सर इसका वोल्टेज कितना रहेगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर ग्राउंड क्या है, मतलब यहाँ पर वोल्टेज कितना है, तो आप बोलोगे सर जीरो, तो यहाँ पर अगर वोल्टेज जीरो रहेगा तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो होगा क्या, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आइडियल ऑप एम्प है, इसका मतलब डेफिनेटली इसमें इसके अंदर 0 एम्पियर का करंट जाएगा, क्यों, क्योंकि सर इसके अंदर जो भी रेजिस्टेंस रहेगा सर वो आपके पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रहेगा, इनपुट रेजिस्टेंस पता है ना, आई इज इक्वल टू इन्फानाइट, तो ये करंट जीरो तो इधर भी करंट जीरो, अगर ये करंट जीरो रहेगा तो यहाँ पर ड्रॉप जीरो आ जाएगा, तो इसका मतलब इस वाले टर्मिनल पर ध्यान से देखना, इस वाले टर्मिनल पर जो कि आपके पास पॉजिटिव था, तो यहाँ पर पॉजिटिव वी नॉट आ जाएगा जिसकी वैल्यू कितने आ जाएगी 0 वोल्ट, राइट। अब अगर मैं वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगा दूं बेटा यहाँ से, तो आप क्या बोलोगे सर सेम वोल्टेज यहाँ पर भी जाकर पटकेगा, तो इसका मतलब जो वी माइनस था सर उसके पास भी 0 वोल्ट ही रहेगा। तो मैं इस वाले पॉइंट पर बेटा अगर एक केसीएल लगा देता हूँ, ध्यान से देखना, तो मैं क्या बोलूंगा सर एक करंट इधर जा रहा है और एक करंट सर इधर जा रहा है, तो लेट मी कॉल दिस इज माई आई1, इधर से जाने वाला करंट आईएल, तो इस पॉइंट पर अगर मैं केसीएल लगा दूं तो आप क्या बोलोगे सर आई1 प्लस आईएल दोनों करंट आउट गोइंग है, मैं केसीएल लगा रहा हूँ, केसीएल लगा रहा हूँ बेटा इस पॉइंट के ऊपर। ओके, यहाँ पर मैं केसीएल लगा रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे सर दोनों करंट इस नोड के हिसाब से आउट गोइंग, तो मैं बोलूंगा इसी को प्लस इज इक्वल टू जीरो, राइट, कोई भी इनकमिंग नहीं है। इधर जाने वाला करंट देखो जीरो था, ऑप एम्प में जाने वाला करंट जीरो, बिकॉज ऑफ टू इनपुट रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। तो आप क्या बोलोगे आई वन कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है, तो आप बोलोगे सर वी वन माइनस से लेके 10 वोल्ट तक डिवाइडेड बाय कितना रहेगा सर 2K, राइट, प्लस यस। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो जब भी आपके पास वोल्टेज वोल्ट में रहेगा एंड रेजिस्टेंस आपके पास किलो में रहेंगे, तो करंट हमेशा मिली एम्पियर में जाएगा, तो इसको हमेशा बस 2 ही लिखना, ऐसा मत लिखते जाना। यस, कि 2K लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि अगर आपके पास वोल्ट, यहाँ पर मैं रिलेशन लिख के देता हूँ, वोल्टेज का यूनिट अगर नॉर्मली वोल्ट है, यस,
रेजिस्टेंस का यूनिट अगर आपके पास किलो ओहम है तो याद रखना करंट आपके पास हमेशा मिली एम्पियर में जाएगा। तो ये एक मतलब ऐसा समझ लो कि ये कॉम्बिनेशन है, राइट। तो इसलिए मैंने के नहीं लिखा। अब यहाँ से देखोगे तो आप क्या बोलोगे, सर दूसरा वाला करंट कहाँ पर जा रहा है? यस, तो आप बोलोगे सर दूसरा वाला करंट ये हमारे लिए आईएल है ना, आईएल है सर। यस, आईएल है इज इक्वल टू जीरो, जिसको निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, तो वी नॉट इजी पर कितना वोल्टेज मिला, तो आप बोलोगे सर जीरो माइनस 10 डिवाइड बाई 2 प्लस इज इक्वल टू आई एल इज इक्वल टू जीरो, तो हम क्या बोलेंगे सर -5 प्लस आई एल इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे सर, आई एल इज इक्वल टू 5। अब 5 क्या बोलेंगे हम, मिली एम्पियर, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस आपके पास किलो में था। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, तो आंसर इज नथिंग बट योर ऑप्शन नंबर ही है। तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, राइट। तो इसका मैं लगे तो आपके पास ना एक नया टॉपिक लेके आऊंगा आगे, सो दैट आपको ये चीज समझ में आ जाएंगे। मतलब एक सीरीज लेके आऊंगा जहाँ पर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के मैं 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बट आज पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे थेरी प्लस न्यूमेरिकल भी कवर अप करने हैं, राइट। तो मैं इसके स्पेशल एक आध बार अगर टाइम मिला तो मैं इसका सीरीज लेके आऊंगा। आप कमेंट करना कि सर वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के 10-12 क्वेश्चन ले लो सर, तो मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी नहीं बेटा पॉसिबल, तो जितना मुझे थ्योरी भी पढ़ाना है तो मैं कुछ कुछ चीजें थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि सेशन में बनाना चाहता, राइट। अब हम देख लेते हैं कि हमारे ऑप एम्प के बेसिकली एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर आते हैं। तो ऑप एम्प के जो एप्लीकेशन होते हैं दो तरीके के, एक होता है ओपन लूप और दूसरा रहेगा क्लोज लूप। याद रखना जो ओपन लूप जो ऑप एम्प होता है मतलब बिना फीडबैक वाला, तो उस ओपन लूप ऑप एम्प का आपके पास एक ही काम है, दैट इज नथिंग बट अ कंपैरेटर। क्या होता है, कंपैरेटर। अब कंपैरेटर मतलब दो चीजों को कंपेयर करना। तो ये कौन सा टर्मिनल है, जैसे कि ऑप एम्प है तो ये नॉन इन्वर्टिंग है, इन्वर्टिंग कैसे, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है नॉन इन्वर्टिंग, जो नेगेटिव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल, राइट। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना हमेशा कि जब भी आपके पास V प्लस मतलब इन नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज अगर ग्रेटर देन इन्वर्टिंग रहेगा तो हमेशा आपके पास आउटपुट वोल्टेज प्लस V साइड को जाता है, अभी अभी मैंने बताया था, राइट। एंड दूसरी चीज जब V प्लस आपके पास छूटू रहेगा V माइनस से, तब आपके पास V नॉट आपके पास किसके बराबर जाएगा, माइनस ऑफ V सेट से। मतलब बेसिकली ये कंपेयर ही तो कर रहा है ना, कंपेयर ही तो कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइट। दो चीजों से कंपेयर ही कर रहा है। जैसे कि आप इससे बड़े रहोगे या अगर ये टर्मिनल ये वोल्टेज इससे बड़ा रहेगा तो प्लस वी सेट, ये वोल्टेज इससे बड़ा रहेगा तो आपके पास माइनस वी सेट। यही दो चीजें मिल रही है, मतलब कंपेयर कर रहा है बेसिकली, दोनों चीजों को, दो इनपुट को कंपेयर ही कर रहा है। इसीलिए आपके पास ऑप एम्प आपके पास बिना फीडबैक का होता है, विदाउट फीडबैक, तो कंपेरेटर जैसा काम करता है, बाकी कुछ भी नहीं। यस, बट क्लोज लूप में आपके पास फिर से दो तरीके के लूप आ सकते हैं। एक तो आप बोलोगे सर निगेटिव फीडबैक लगा दो, एक बोलोगे सर पॉजिटिव फीडबैक लगा दो। तो निगेटिव फीडबैक में बहुत सारे एप्लीकेशन है, जिसमें से अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि एम्पलीफायर जैसा आप काम करा सकते हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन करा सकते हो, एक्टिव फिल्टर्स बना सकते हो, राइट। और बट अगर मैं पॉजिटिव फीडबैक में बात करूं जैसे कि स्कीमेट ट्रिगर है, वेवफॉर्म जनरेटर मतलब ऑसिलेटर, इस तरीके के आपके पास ऑप्शन है। ऑसिलेटर तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है, राइट। ऑसिलेटर तो मैंने अलग से पढ़ाया हुआ है तो इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ऑसिलेटर में अगर आपको कभी किसी ने पूछा कि बताओ किस तरीके का फीडबैक होता है, तो ऑसिलेटर में बताना कि पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों फीडबैक होते हैं। याद रखना कभी अगर ऑसिलेटर में अगर आपको कभी फीडबैक पूछे तो बताना कि ऑसिलेटर कंटेंट द बोथ फीडबैक पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, ओके। एंड पॉजिटिव फीडबैक स्कीमेटिक ट्रिगर ऑसिलेटर्स एंड वेवफॉर्म जनरेटर में यूज किया जाता है। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर ऑपरेशनल मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड फिल्टर्स, इस तरीके के बहुत सारे एप्लीकेशन है जैसे हम देखेंगे आगे आगे वहां पर होता है। यस, तो ये इसमें कुछ था ही नहीं, आगे हम देख लेते हैं कि क्या है। यस, चलो क्या बोला है, फॉर एन थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर व्हेन यूज्ड एज एन एनालॉग कंपैरेटर, एनालॉग कंपैरेटर जैसा अगर हम इसको यूज करेंगे तो बता उसका आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा। अभी मैंने बताया ना कि सर प्लस माइनस वी सेट में रहेगा। कंपैरेटर जैसा अगर आपके पास ऑप एम्प काम करता है बच्चा, तो किस तरीके से आपके पास ऑप एम्प का आउटपुट होता है, देखो ना, या तो प्लस वी सेट या तो माइनस वी सेट। अब भी बताया जब वी प्लस मतलब नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज इज ग्रेटर देन इन्वर्टिंग वोल्टेज देन वी सेट, अब वो छोटू रहेगा तो आपके पास माइनस वी सेट। यही है मैंने अभी अभी आपको बताया था। यस, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, ये कुछ भी नहीं था इसमें। देखो क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइडियल ऑप एम्प इज एन, आइडियल क्या है, आइडियल ऑप एम्प क्या है आपके पास, एक आइडियल वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। ये मैंने अभी अभी बताया, देखो ए में आया हुआ क्वेश्चन। यस, आप बोलते हैं सर डिफिकल्ट आता है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता बेटा, कुछ भी नहीं होता। यस,
अब यहाँ पर क्या बोला है, फॉर एन आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, यहाँ पर भी CMMR ही लिखा है, यहाँ पर बेसिकली CMRR होना चाहिए, तो वो क्या होता है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनफाइनाइट होना चाहिए। तो इनफाइनाइट है क्या यहाँ पर, कहीं पर भी नहीं, मतलब हाई एज अ पॉसिबल। यस, देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन रहेगा। यस, तो ये बेसिकली आपके पास बेटा इनफाइनाइट होना चाहिए, मतलब हाई, मतलब आप बोल सकते हो कि हाई एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना ज्यादा रखो, तो हाई एज अ पॉसिबल। इतना प्यारा सा नन्ना सा क्वेश्चन। लेट्स सी। तो इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर मैं थोड़े से आपके पास ना डिस्कशन कर लूंगा ज्यादातर। देखो क्या बोला गया है कि आपके पास नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प है ना, एक नॉन इन्वर्टिंग अगर आपके पास ऑप एम्प है, तो इसमें हम वर्चुअल ग्राउंड कैसे लगाएंगे। तो सभी को पता है कि ये एक निगेटिव फीडबैक है, तो इसको मैं सभी अजम्पशन कंसिडर करके चलता हूँ, जैसे कि आइडियल ऑप एम्प है, एक आपके पास उसका इन्फानाइट गेन है, इनपुट करंट उसका जीरो हो जाएगा, ये सभी चीजें मैं कंसिडर करके चलता हूँ कि है भाई उसका इनपुट रेजिस्टेंस जीरो है। कैसे देखो कि सपोज इसका ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है ना यहाँ पर, तो ये आपके पास ओपन सर्किट जैसा मैं दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा, सबको पता है, क्योंकि सर ये आर आई आपके पास इनफानाइट होता है, इनफानाइट मतलब ओपन सर्किट, राइट। मुझे एक चीज बताओ कि ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है भाई, तो इसका इनफानाइट ये रहेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, तो आप अभी अभी बोलोगे सर इसकी वैल्यू देखो बहुत टाइम हो चुका है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। इस I2 की वैल्यू हो जाएगी जीरो। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस तो सर इनफाइनाइट है। यस, अब ये VI यहाँ पर दिया है बेटा, VI यहाँ पर दिया है। यस, थोड़ा ध्यान से देखना। तो इस टर्मिनल पर ये ऐसा सोर्स लगाते रहता तो मैं समझ पाता था, बट यहाँ पर वोल्टेज कितना है, VI। मतलब आपके पास VI किसके बराबर है सर, आप बोलोगे V प्लस, क्योंकि देखो ना यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर मैंने लिखा V प्लस। और वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के हिसाब से ये सेम वोल्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यस, मतलब इस टर्मिनल पर मैं क्या बोलूंगा कि सर जो V माइनस है सर, वो आपके पास V प्लस के बराबर होना चाहिए, और V प्लस पर कितना वोल्टेज, आप बोलोगे सर VI है। इट मीन्स इस टर्मिनल पर VI वोल्टेज हम बोल सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, बोल सकते हैं ना। अब ध्यान से देखना कि इधर आपके पास ये करंट कौन सा जा रहा है, देखो ये बन रहा है सर I1 डैश। इधर से करंट देखो, ऊपर से कौन सा करंट आ रहा है सर, IF करंट आ रहा है। तो हम इजी को दोनों करंट, एक इनकमिंग है और एक आउटगोइंग है, तो हम क्या लिख सकते हैं, KCL लगा दूंगा मैं यहाँ पर। ओके, KCL लगा रहा हूँ, तो कैसे बनेगा, अब सही बनेगा। तो आप क्या बोलोगे सर, IF इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग दैट इज I डैश। तो IF कहाँ से लेके कहाँ तक फ्लो हो रहा है, तो आप बोलोगे सर इस टर्मिनल पर तो अभी V नॉट ही वोल्टेज रहेगा आउटपुट। तो IF सर V नॉट से लेके माइनस यहाँ पर वोल्टेज कितना है सर, आप बोलोगे सर यहाँ पर वोल्टेज है VI के बराबर, राइट। क्योंकि V माइनस इज इक्वल टू V प्लस, और V प्लस पर ही कितना है VI, इतना वोल्टेज है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इज RF। यस, तो ये बना इज इक्वल टू I1 डैश कहाँ से लेके कहाँ तक फ्लो रहा है सर, आप बोलोगे I1 VI माइनस, इधर जाओगे देखना यहाँ पर जीरो वोल्ट है ना। यस, इधर जाओगे तो ये I1 फाइनली कहाँ पर जा रहा है, ग्राउंड पर जा रहा है, तो जीरो वोल्ट, तो हम क्या लिखेंगे जीरो वोल्ट डिवाइडेड बाय, आप बोलोगे सर R1, राइट। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो क्या ना, इसे V0 डिवाइडेड बाय RF इज इक्वल टू VI डिवाइडेड बाय RF, इधर मैं प्लस लेके बनाया, यहाँ पर VI डिवाइडेड बाय R1। यस, एंड यहाँ से अगर मैं बता रहा हूँ कि सपोज दिस माई V0 डिवाइडेड बाय RF इज इक्वल टू VI को अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो हियर इट इज माई 1/R1 प्लस 1/RF। यस, तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा कि V0/VI इज इक्वल टू RF, उधर जाएगा तो देखना क्या बनेगा, तो RF/R1 प्लस RF/RF, ऐसा ही बनेगा ना, दोनों को मल्टीप्लाई होगा, देखना RF RF गेट कैंसिल, तो हम क्या बोलेंगे सर V0/VI इज इक्वल टू 1 प्लस RF/R1। यस, आई नो थोड़ा टाइम हो चुका है, बोलोगे सर क्या सर इतना सी बात है, बट मुझे बेटा सभी चीजें समझानी थी। तो जो मैंने यहाँ पर रिजल्ट दिया है, अगर आपको दिख रहा होगा, तो ये रिजल्ट मुझे आपके साथ प्रूव कराना था, और वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट भी थोड़ा समझाने की कोशिश करनी थी। तो ये होता है बेसिकली आउटपुट, किसी भी सिस्टम का आउटपुट टू द इनपुट क्या होता है, गेन। इसका मतलब इस सिस्टम का आपके पास, या फिर आप बोलोगे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो क्लोज लूप गेन है, क्यों क्लोज लूप, क्योंकि फीडबैक है, वो कितना है, तो आप बोलोगे सर 1 प्लस RF डिवाइडेड बाय R1, राइट, RF डिवाइडेड बाय R1। और सिंस ये आपके पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ध्यान से देखना, नॉन इन्वर्टिंग मतलब फेज शिफ्ट इसमें जीरो,
मतलब अगर आप इस तरीके का इनपुट दोगे ना बेटा, तो इसके आपके पास नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प है ना, तो इसके आउटपुट में भी सेम फेज में ही इस तरीके से आपके पास आउटपुट मिलेगा। फेज चेंज नहीं होगा, ये नॉन इन्वर्टिंग है तो ये इनपुट का सिग्नल ऐसा रहेगा तो आउटपुट भी ऐसा। फेज शिफ्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज निगेटिव में नहीं दिखाई दे रही। यस, तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। 1 + RF डिवाइड बाय R1। RF मतलब फीडबैक रेजिस्टेंस और R1 मतलब यहाँ का एक इनपुट, ये R1 रेजिस्टेंस। यस, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर भी लगा देंगे। तो इसी हिसाब से मुझे बता दो कि भाई इसका क्या है। फॉर द ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट शोइन बिलो द पैरामीटर ए इज डिफाइंड बाय। ए क्या है आपके पास, तो ए इज सिंपली आउटपुट डिवाइडेड बाय Vs। और Vs मतलब इसके लिए इनपुट है तो क्या हम बोलेंगे आउटपुट डिवाइड बाय Vi। और ये क्या है बेसिकली, अगर डायग्राम देखोगे तो दिस इज नथिंग बट यूर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ना, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और उसमें गेन क्या होता है, अब ये वी नॉट अपॉन ये मतलब ही क्या आपके पास गेन है ना, और वो क्या होता है तो हम बोलते हैं सर 1 + REF डिवाइडेड बाय R1। यस, तो ये चीज है क्या हमारे लिए, तो दिस इज नथिंग बट योर REF ना, और ये हमारे लिए क्या है R1 है। राइट, तो इसकी वैल्यू पुट कर देना, तो 1 + REF की वैल्यू कितनी है सर 2R, और R1 की वैल्यू कितनी है सर, आप बोलोगे R। आर आर गेट कैंसल, तो यही गेन है। तो हम क्या बोलेंगे 1 + 2 दैट मीन्स दिस इज 3। इट मीन्स ए की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा, ए सी ऑप्शन नंबर, सॉरी 3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। इतने प्यार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेट्स सी द बेसिकली कि आपके पास नेक्स्ट आपके पास एम्पलीफायर है क्या, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, ये चीज आप अच्छे से समझ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, यहाँ पर आपको वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट में थोड़ा टाइम लगेगा बट समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ यहाँ पर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्यों, क्योंकि ये देखो ये निगेटिव टर्मिनल मतलब इन्वर्टिंग है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग बेटा आपने यहाँ पर इनपुट दिया हुआ है। राइट, प्रीवियस डायग्राम में थोड़ा सा उस डायग्राम से मुझे समझ में नहीं आया तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ था, बाकी कुछ भी नहीं, बट बाद में मैंने रेक्टिफाई कर दिया। तो ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, यहाँ पर कनेक्ट है। क्यों, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के लिए आपने इनपुट दिया हुआ है। राइट, अब ध्यान से देखना कि यहाँ पर मैं वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगाता हूँ, ऐसा अज्यूम करके चलता हूँ कि एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसमें इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, इन्फानाइट, इसलिए दोनों करंट, ये जो दोनों करंट रहेंगे वो 0 एम्पियर रहेंगे, यहाँ पर भी जो दोनों करंट रहेंगे वो 0 एम्पियर रहेंगे। राइट, गेन इसका इन्फानाइट है, गेन इन्फानाइट रहेगा तो हम क्या बोलेंगे सर, ये जो प्लस टर्मिनल है मतलब यहाँ पर कितना वोल्टेज रहेगा सर, आप बोलोगे V+। यहाँ पर कितना वोल्टेज रहेगा, आप बोलोगे सर V-। और आप क्या बोलोगे सर, जब हमें पता है कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के हिसाब से हम क्या बोलते हैं सर, जो V+ का वोल्टेज ये अप्रोक्सीमेटली V- के बराबर होता है। अब अगर आप देखोगे तो ये ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट, तो V+ पर कितना वोल्टेज है, तो आप क्या बोलोगे सर V+ पर सर 0 वोल्ट है। तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के हिसाब से हम क्या बोलेंगे सर, सेम वोल्टेज यहाँ पर भी दिखाई देगा, मतलब सर V- के बराबर आप क्या लिख सकते हो सर V+। तो V- पर भी आपको कितना वोल्टेज दिखाई दे रहा है, तो 0 वोल्ट। राइट, तो इसका मतलब सर इस टर्मिनल पर भी 0 वोल्ट है, और इस पॉइंट पर अगर बेटा मैं KCL लगा दूं, ध्यान से देखना, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इस नॉर्मल इसमें भी समझा रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं KCL लगा दूं तो क्या बनेगा। तो सपोज लेट मी कॉल दिस इज माय I1 करंट, एंड इधर जाने वाला एक करंट लेता हूँ मैं, सपोज ये I2 करंट, तो दोनों करंट आउट गोइंग है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि I1 + I2 KCL लगा रहा हूँ इस पॉइंट पर इज इक्वल टू 0। तो अब आप मुझे बताना कि I1 कहाँ से लेके कहाँ तक फ्लो हो रहा है, तो I1 इज रनिंग फ्रॉम V' V1 - Vin। तो क्या ना इसे V1 - Vin हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइड बाय Ren। राइट, तो ये हुआ हमारे पास V1 I1। I2 कहाँ से लेके कहाँ तक फ्लो रहता है, बोलो सर V1 - V नॉट मतलब V आउट डिवाइडेड बाय REF। राइट, इज इक्वल टू 0। तो VI 0 की वैल्यू तो 0 है, तो मतलब 0 - Vin डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा Ren। ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ आई नो आपको डिस्टर्ब हुआ होगा क्योंकि आज बहुत सारे बीच बीच में कॉल और लोग आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से V0 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये V0 अपॉन REF आएगा, देखना इज इक्वल टू 0। ये सेम कंसेप्ट आप न्यूमेरिकल के लिए भी लगा सकते हो। तो आप क्या बोलोगे सर, ये Vin डिवाइडेड बाय Ren इज इक्वल टू प्लस V0 डिवाइड बाय REF। तो यहाँ से क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि V0 अपॉन REF, नॉट REF, V0 अपॉन
वी इन अगर मैं करूँ तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि माइनस आर एफ अपॉन आर इन, तो यहाँ पर समझाते नहीं बैठूंगा मैं। तो ये क्या बना हमारे लिए, एक फॉर्मूला बनाना जो मैंने यहाँ पर लिया था, राइट। तो आपको पता है ना कि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज इज नथिंग बट यूर गेन। तो गेन हम क्या बोलेंगे, तो ये क्लोज लूप है, क्यों, क्योंकि देखना यहाँ पर फीडबैक है। तो अगर मैं इसका क्लोज लूप गेन बोलूँ कि सपोज क्लोज लूप गेन कितना है, मतलब ए से दिखाएंगे तो वो कितना है, तो माइनस आर एफ अपॉन आर इन हम लिख सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस, माइनस आर एफ अपॉन आर इन हम बोल सकते हैं। यस, समझ में आया? तो दिस इज आवर रिजल्ट। यस, आप देख सकते हो कितना टाइम हुआ है, आप देखोगे तो इसीलिए सेशन को कभी कभी टाइम हो जाता है, क्योंकि सेशन रिकॉर्ड करना होता है बेटा। ओके, चलो अब हम देख लेते हैं हमारे सेशन में आगे की चीज़ें है क्या। ओके चलो, टाइम होगा बट ठीक है, इसी सेशन में पूरी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करूंगा। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो देखो यहाँ पर है क्या, तो इस ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूंगा बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में। क्या बोला था, गेन ऑफ द इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में गेन पूछा है ऑफ द एम्पलीफायर इज डिफाइंड बाय। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मतलब ये वही है ना, ज़्यादा देखेंगे नहीं। तो इसमें क्या होता है सर, क्लोज लूप गेन क्या होता है बेटा, माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय आर एन। बस आप देख लेना कि आर एफ की जगह पर कितना है, तो आर एफ ही, और आर एन की जगह पर आर वन है, तो हम इसको आर एफ डिवाइडेड बाय आर वन भी लिख सकते हैं। तो वेयर इट इज योर आंसर इन ऑप्शन नंबर ये। आप बोलते हैं सर आसान क्वेश्चन नहीं बेटा, मतलब इतना आसान आता है कि देखो ना, आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा भी कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखना कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इस तरीके से दिया हुआ है, एम्पलीफायर हैविंग द सर्किट एज शोन फिगर, द इनपुट वोल्टेज पीक टू पीक इनपुट वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज दिया आपके पास 2 वोल्ट। ओके, देन फाइंड द पीक टू पीक आउटपुट वोल्टेज। अब यहाँ का अगर आपको फाइनल आउटपुट रिजल्ट अगर पता रहेगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, तो वो क्या था, तो वी इन माई वी आउट डिवाइड बाई वी इन इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ डिवाइडेड बाई कितना था आपके पास, आर वन था कि नहीं था। यस, ये फॉर्मूला अगर यूज कर लोगे तो आप आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालोगे सर, 1 प्लस आर एफ की वैल्यू देखना, आर एफ की वैल्यू कितनी है, जितनी मुझे दिखाई दे रही है मेरे हिसाब से, दिस इज योर 5 एंड आर वन की वैल्यू देखो 1 है, तो मुझे जितना दिखाई दे रहा है मल्टीप्लाई बाय वी इन, और वी एन पीक टू पीक 2 है, तो कितना आ जाएगा सर, ये देखना, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट मीन्स 12। ओके, अब ये पीक टू पीक थी, ध्यान से देखना, अगर ये पीक टू पीक था बेटा, पीक टू पीक था, तो ये आउटपुट भी तो पीक टू पीक ही रहेगा, आउटपुट भी तो पीक टू पीक ही रहेगा। इट मींस आउटपुट वोल्टेज आपके पास कितना रहेगा सर, 12 वोल्ट पीक टू पीक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ए में आया हो क्वेश्चन। चलो, तो वोल्टेज फॉलोअर कुछ भी नहीं होता है, जो आपके पास नॉन इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ना, सॉरी आपके पास ऑप एम्प है, उसी का ही बेसिकली अगर आप देखोगे ना, तो जो आर एफ होता है, आर एफ की वैल्यू यहाँ पर जीरो रखी जाती है, आर एफ की वैल्यू जीरो रखी जाती है, देख सकते हो आप आर एफ की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो मुझे बताओ, जब आर एफ की वैल्यू जीरो रहेगी तो वी नॉट अपॉन वी इन, इसका रेशियो क्या बनेगा, तो 1 प्लस बेसिकली आर एफ डिवाइड बाय आर वन होता था ना। यस, इज इक्वल टू क्या ये रहेगा आपके पास। तो अगर आर एफ की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये हमारे लिए क्या बेटा, तो दिस इज आवर गेन और नॉट, राइट। कौन सा गेन सर, आप बोलोगे सर दिस इज आवर क्लोज लूप गेन। तो क्लोज लूप गेन है, तो आप क्या बोलोगे, आर एफ की वैल्यू कितनी बच्चा, जीरो। तो आर एफ की वैल्यू जीरो, दैट मीन्स 1 प्लस 0, राइट। तो आप क्या बोलोगे सर, ये आ जाएगा 1, तो आप क्या बोलोगे सर, क्लोज लूप गेन कितना हो जाएगा वोल्टेज फॉलोअर में, 1, राइट। तो वोल्टेज फॉलोअर में याद रखना, जो क्लोज लूप गेन होता है वो होता है बेटा 1, क्योंकि ये पूछा जाता है कई बार। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपके पास मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा नहीं करता है, मतलब आप देख सकते हो कि इसका वोल्टेज आपके पास 10 वोल्ट था इनपुट में, तो आउटपुट में भी आपको 10 ही दिखाई दे रहा है, एक एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया, और कोई भी फेज शिफ्ट नहीं है, जो फेज शिफ्ट है वही है। बट अगर आप प्रीवियस में देखोगे, कहाँ पर, इसको आप देख लेना, बेसिकली मेरे हिसाब से इसमें कोई तो गड़बड़ी की है मैंने, नहीं तो अगर आपको लगता है तो मैं इसका आंसर बाद में दे दूंगा, बट अभी मैं इसको एडिट नहीं करते बैठूंगा क्योंकि सेशन बहुत बड़ा हो रहा है। यस, बट जो इन्वर्टिंग ऑप एम्प होता है ना बेटा, यहाँ पर देख सकते हो कि इनपुट अगर आपने इस तरीके से दिया है तो आउटपुट उसका जस्ट 180 फेज शिफ्ट होता है, राइट। इस तरीके से देखना, जहाँ पर पॉजिटिव पिक है वहाँ पर निगेटिव पिक, जहाँ पर निगेटिव पिक है वहाँ पर पॉजिटिव पिक। ओके, तो सेशन में ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये टाइम ले रहा है। तो इस क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ी लग रही है, मैंने शायद से कहीं पर की है, तो मैं अभी यहाँ पर नहीं बताऊंगा। चलो,
अब हम देख लेते हैं कि जो वोल्टेज गेन ऑफ द आइडियल वोल्टेज फॉलोअर कितना होता है। अभी अभी हमने देखा कि भाई ये होता है 1, राइट। वोल्टेज फॉलोअर वाला क्वेश्चन इतना ही मुझे दिखाई दिया था, तो उसको भी हमने कवर अप कर लिया। देन उसके बाद होता है बेटा इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर का अभी आउटपुट एक्सप्रेशन मैं प्रूफ करते नहीं बैठूंगा, तो ये भी वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से ही आता है, तो ये होता है उसका आउटपुट एक्सप्रेशन। एंड इंटीग्रेटर में हमेशा याद रखना फीडबैक में कैपेसिटर होता है, ओके। फीडबैक में कैपेसिटर है एंड कुछ इस तरीके से उसका इंटीग्रेटर है, ओके। ये सर्क्यूट है एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर आप देते हो, और उसका आउटपुट एक्सप्रेशन फिर से एक बार मैं लिख के दे रहा हूँ, v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर ऐसा भी लिखा जाता है 1/RC, ये बाहर लिखा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज। यस, इनिशियल चीज़ें नहीं लिखोगे तो आप ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो, ओके। और dt के साथ ऑब्वियसली यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो इनपुट इनपुट का बेसिकली इंटीग्रेशन किया जा रहा है, ये इनपुट है जो भी आप दे रहे हो, और आउटपुट आपको इस तरीके से चीज़ें मिल रही है, ओके। ध्यान से देखना, दिस इज आवर आउटपुट। लेट्स सी, इस तरीके से आपके पास इक्वेशन बना है, तो मुझे बताना कि आपको मैंने एक चीज़ बता दी, इज आर पी। यस, ये चीज़ मैंने बताई थी। तो इस साइड से हम क्या लेते थे बेटा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लेते थे ना, और इस साइड से हम क्या लेते थे, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेते थे कि नहीं, डेरिवेटिव, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं इंटीग्रेटर के लिए, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए एक इम्पल्स फंक्शन लूँ, तो इम्पल्स का इंटीग्रेशन आपको क्या देगा भाई आउटपुट में, बताओ। तो आप बोलोगे सर इसका इंटीग्रेशन मुझे मिलेगा स्टेप सिग्नल। ध्यान से देखना, दूसरी चीज, अगर मैं सपोज इनपुट में स्टेप लूँ तो उसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर रैंप सिग्नल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रैंप सिग्नल। अगर मैं सपोज यहाँ पर इनपुट में रैंप सिग्नल दूँ तो उसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, बताओ। थोड़ा समझने की कोशिश करना, तो आप बोलोगे सर पैराबोलिक सिग्नल, ओके। पैराबोलिक सिग्नल, इट मीन्स अगर आप इनपुट में एक स्क्वायर देते हो, मतलब स्टेप देते हो, तो आपको ये इनपुट में देने पर क्या मिलेगा आउटपुट में, तो आप बोलोगे सर एक रैंप सिग्नल, मतलब एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म मिलेगी। गेटिंग माय पॉइंट, ये बात समझे कि नहीं समझे, यस। तो ये ही चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो इंटीग्रेटर में अगर आप इनपुट में स्टेप देते हो, मतलब एक स्क्वायर वेवफॉर्म देते हो, तो आउटपुट में आपके पास एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म देखने को मिलेगी, इंटीग्रेटर अगर लगा देते हो तो। गेटिंग, चलो आगे देख लेते कुछ क्वेश्चंस। एंड यहाँ पर एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐड किया था, आई थिंक मुझे लगा कि इतना टाइम नहीं होगा, बट ठीक है। क्या बोला है, कल मैं इस सेशन को अपलोड करा दूंगा, आज तो पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर में होता क्या है, तो प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर में बेसिकली आपका जो कैपेसिटर होता है ना फीडबैक में, उसके पैरेलल में एक आरएफ रेजिस्टेंस लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि आपके पास होता क्या है, देखना कि ये जो इनपुट होता है ना, इसमें आपके पास कभी कभी एसी इनपुट देते हो आप, एसी इनपुट देते हो, बट उस एसी में भी कुछ ना कुछ डीसी का कंपोनेंट होता है। अब जब डीसी कंपोनेंट अगर जब रहेगा तो आपका आउटपुट कभी कभार बार सैचुरेट हो जाता है। अब अगर आउटपुट ही सैचुरेट हो जाएगा तो सर्किट इंटीग्रेटर जैसा काम नहीं करता, राइट। तो इसको ही प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर के पैरेलल में एक फीडबैक में रेजिस्टेंस लगा देते हैं। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, इफ द इनपुट बिकम्स अ नॉन जीरो डीसी कंपोनेंट देन आउटपुट of the integrator becomes saturated and circuit will not as an integrator. To prevent the saturation of the output, a resistor is connected in parallel to the capacitor such called as a practical, such called as a practical integrator। इसे हम practical integrator बोलते हैं। आइडियल इंटीग्रेटर में तो ये रहता नहीं है, बट प्रैक्टिकली इसमें लेना पड़ता है, राइट। तो आगे देख लेते हैं क्या है। देन आगे है बेटा आपके पास डिफरेंशिएटर। तो डिफरेंशिएटर एंड इंटीग्रेटर में अंतर यही है कि जो यहाँ पर कैपेसिटर था वो बेसिकली यहाँ पर शिफ्ट होता है, राइट। यहाँ पर शिफ्ट होता है, और इसका जो डेरिवेटिव है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है। एक बार फिर से लिख के देता हूँ, आउटपुट वोल्टेज क्या बनेगा, -1/RC। माइनस क्यों, क्योंकि देखो आपने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के लिए इनपुट दिया है, प्रीवियस केस में भी वही चीज हुई थी, इसलिए माइनस आया था, यस। और यहाँ पर क्या रहेगा, RCVI/dt, यस। बाकी कुछ नहीं है, ये दो इक्वेशन याद रखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी कुछ नहीं, तो ये डेरिवेटिव है, यस। एंड इसमें भी कुछ नहीं है। अगर आप इसमें, मैं आपको बता दूं कि अगर आप बेटा यहाँ पर भी इज आर पी वाला कंसेप्ट लगा देते हो, तो आप डेरिवेटिव की बात करोगे ना, तो डेरिवेटिव मतलब इस साइड से, यस, डेरिवेटिव मतलब इस साइड से। तो इसका मतलब अगर आप पैराबोलिक इनपुट दोगे
तो उसका डेरिवेटिव बन के आपके पास रैंप बनेगा आउटपुट में। अगर आप रैंप इनपुट दोगे तो उसका डेरिवेटिव बन के आपके पास स्टेप बनेगा। अगर आप एक स्टेप इनपुट दोगे तो उसका डेरिवेटिव बनकर आपके पास एक इम्पल्स फंक्शन बनेगा। तो मैंने बहुत गलती से, मतलब क्या बोलेंगे, बहुत गंदा यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया है, बट फास्ट करना था इसलिए लिया। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर बेटा आप कैपेसिटर की जगह अगर आप रिप्लेस कर देते हो इंडक्टर दोनों की जगह, मतलब यहाँ पर अगर आप एक इंडक्टर लगा देते हो तो ये सेम सर्किट आपके पास फिर से इंटीग्रेटर बन जाएगा, ये इंटीग्रेटर बन जाएगा। ओके, एंड प्रीवियस अगर मैं बात करूँ इसमें, इस कैपेसिटर की जगह अगर मैं यहाँ पर इंडक्टर लगा देता तो ये डेरिवेटिव, ये डिफरेंशिएटर बन जाता है फिर। गेटिंग माई पॉइंट? ये आपके पास क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएटर। मैं यहाँ पर बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पर कैपेसिटर है वहां पर इंडक्टर लगा दोगे तो जो सर्किट इंटीग्रेटर था वो डिफरेंशिएटर बन जाता है, और जो डिफरेंशिएटर है वो इंटीग्रेटर बन जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो डिफरेंशिएटर सर्किट होता है, कभी कभार बार आपको पूछा जाता है कि वो किस तरीके के फिल्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको बोलना है कि डिफरेंशिएटर विल एक्ट एज एन हाई पास फिल्टर, एंड जो इंटीग्रेटर होता है बेटा, जो इंटीग्रेटर होता है इट विल बी एक्ट एज ना लो पास फिल्टर। इंपॉर्टेंट है, काम की चीज है, याद रखना। ओके, एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। अब फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये क्या है। तो यहाँ पर अब जब कैपेसिटर होता है तो ये इंटीग्रेटर था ना, यस, ये क्या था, इंटीग्रेटर। हमने अभी अभी बता था कि इंटीग्रेटर में ऐसी चीजें दी है, तो इनपुट में अगर स्क्वायर दे रहे हो तो स्क्वायर मतलब एक स्टेप सिग्नल दे रहे हो, तो स्टेप का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास रैंप मिलेगा। क्यों? क्योंकि इज आर पी, मैंने याद रखा कि स्टेप का इंटीग्रेशन, तो रैंप मिलेगा। तो रैंप मतलब ट्रायंगुलर चीज मिलेगी, तो आप क्या बोलोगे, सर स्टेप स्क्वायर वेव फॉर्म देने पर ट्रायंगुलर वेव फॉर्म मिलती है। तो इसरो में आया हुआ साइंटिस्ट, इसरो साइंटिस्ट में आया हुआ क्वेश्चन, कितना प्यारा सा क्वेश्चन, कितनी जल्दी हमने सॉल्व कर लिया बेटा इस क्वेश्चन को। यस, चलो आगे देख लेते हैं कि ये कौन सा है। क्या बोला है कि भाई ये तो सबसे पहले डिफरेंशिएटर, सर यहाँ पर कैपेसिटर मतलब डिफरेंशिएटर। अब उन्होंने क्या बोला, इफ द इनपुट वी आई इज ऑफ इन बाय शोइंग फिगर ट्रायंगुलर, मतलब एक रैंप इनपुट दिया है तो आपके पास आउटपुट क्या मिलेगा। तो अभी अभी मैंने देखा था कि रैंप इज आरपी, अगर याद है ना, इज आरपी, तो रैंप का अगर डेरिवेटिव लोगे तो स्टेप मिलेगा, और स्टेप मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर वेव। ट्रायंगुलर अगर आप देते हो तो ट्रायंगुलर का रैंप क्या बनेगा, स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट वन। ओके, एंड दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेसिकली, एंड इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा शायद से, देन मैं इस सेशन को कर दूंगा स्टॉप। वो है हमारे लिए प्रिसिशन डायोड, जिसे हम बोलते हैं सुपर डायोड। और ये सुपर डायोड, प्रिसिशन डायोड या तो सुपर डायोड, ये बिहेव करता है आपके पास जस्ट लाइक है ना आइडियल डायोड। ओके, अब प्रिसिशन डायोड बनता कैसे, एक आप ऑप एम्प ले लो और यहाँ पर एक डायोड ले लो, दोनों को कंबाइन करके एक निगेटिव फीडबैक लोगे, एंड एक पॉजिटिव टर्मिनल को अगर आप वोल्टेज दोगे तो इस तरीके का एक सुपर डायोड, या तो हम बोलेंगे एक आइडियल डायोड आप बना सकते हो। राइट, ये डायग्राम है उसकी, प्रिसिशन डायोड की, या तो हम बोलेंगे सुपर डायोड की। तो ये एक आइडियल डायोड जैसे ही काम करता है। और आइडियल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है, जब तक उसको वोल्टेज जब लेस देन जीरो मिलता है आइडियल में, आइनोड वोल्टेज सपोज आपके पास गेट छोटा सा मिलता था आपके पास कैथोड से, तो आप क्या बोलते थे, वोल्टेज आपको ओपन सर्किट जैसा डायोड बिहेव करता है, देन उसके बाद शॉर्ट सर्किट जैसा था, ऐसा ही कैरेक्टरिस्टिक होता है ना आपके पास आइडियल डायोड का। राइट, तो यही कैरेक्टरिस्टिक आपको कहाँ पर मिल रही है, यही मिल रही है आपके पास एक प्रिसिशन डायोड में, कि जब तक उसमें वोल्टेज लेस देन जीरो है, वी आई लेस देन जीरो है, तब आपके पास आउटपुट वोल्टेज जीरो मिलेगा। बट जैसे ही वी आई ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक आपके पास कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। गेटिंग गेटिंग माई पॉइंट? तो ये दोनों चीजें हमने देखी। बट इसको अगर आप अपोजिट कर दो ना बेटा, इस डायोड को अगर आप ऐसा कर दोगे, बस जस्ट अपोजिट, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस साइड में कुछ इस तरीके से, देन ये आपके पास इस तरीके से, मतलब ऐसा समझ लो कि ऐसा आपके पास कैरेक्टरिस्टिक बनेगा अगर आप डायोड को पलटा देते हो तो। ओके, बस डायोड की पोजीशन पलटा दोगे तो बाकी कुछ है ही नहीं। ओके, तो चलो मैं यहाँ पर एक डायोड का कलर चेंज करके यहाँ पर बता ही देता हूँ। अगर बेटा इस डायोड की जगह पर आपने ऐसा डायोड कनेक्ट किया रहता तो आपका कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से बनेगा, याद रखना। ओके, कुछ इस तरीके से आपके पास कैरेक्टरिस्टिक बनेगा। ओके, उसके लिए क्या लिखोगे बताओ, जब वी आई की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहेगी, देन वी नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, एंड वी आई की वैल्यू लेस देन जीरो रहेगी, तब हम क्या बोलेंगे, वी नॉट इज इक्वल टू वी आई होगा। दैट्स इट, बात खत्म, इतनी सी बात है, बाकी कुछ ही नहीं। ओके, तो ये दोनों चीजें मैंने बताई थी, ये प्रिसिशन डायोड से रिलेटेड ये कंसेप्ट है। एंड वही कंसेप्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखना एई में आया हुआ क्वेश्चन, अगर आप देखोगे तो ये कौन सा है आपके पास,
प्रिसिशन डायोड है, और प्रिसिशन डायोड में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सही है आपके पास? ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा भी नहीं, बट फिर भी मैं इस क्वेश्चन को पढ़ लिया। यस, एक डायोड और आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल अगर कंबाइन कर देते थे प्रिसिशन डायोड बन जाता है। इस तरीके का अरेंजमेंट मैंने पढ़ा है, तो ये आपका उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। गेटिंग? तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन सभी को समझ में आ गया होगा, और इस सेशन के आपको मिल जाएंगे पीडीएफ कहाँ पर? टेलीग्राम के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, सॉरी टेलीग्राम चैनल पर, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं अटैच करा दूंगा। जिन्होंने अभी तक हमारे बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल के ऑफिशियल चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहे। और मैं आपको इससे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे सेशन दे रहा हूँ आपके महाट्रांसको के सिलेक्शन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन सभी सेशन आपके काम के हैं, और आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, और आप पक्का सिलेक्शन लेके आओगे। ओके, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। देन तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन। ओके।